माइनॉरिटी मतलब आप सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करते हो? ना, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। सोल्यूशन निकले तभी तो मजा है। मेरी तो कमाई वही है, एक जरूरतमंद को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैं खुश हूँ। और 600 घर 650 घर है, उसमें से 143 घर कैसे तोड़ेंगे? कल को एक बात आई कि अपने मुल्क पे कोई ऐसी आपदा आ गई कि जंग हो गई, तो क्या हम या कोई मुसलमान के लड़ेगा नहीं क्या? तो तब तो हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा। उनको बैकअप मिल रहा है कहीं ना कहीं से, तो उन लोग इतना उछल रहे हैं और इतना बोल रहे हैं। आपने मुस्लिम एरियाज में किन तकलीफों को देखा है? तो हम लोग जो एक एग्जाम्पल हुआ करते थे, वो आइडेंटिटी हमने खुद खोया। मुस्लिम एरियाज में लाइब्रेरीज क्यों नहीं खुलती हैं? इस पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, तभी तो लोग नशे से हटेंगे, ये सब चीजों से हटेंगे। खर्रा कैपिटल नहीं, ओरल कैंसर सबसे ज्यादा पेशेंट पूरे वर्ल्ड में नागपुर में। औरतों को मार्केट के बीच में एक वॉशरूम नहीं है, आपके पास जगह है, आप बना क्यों नहीं रहे हो? सेंट्रल नागपुर वाले को नॉर्थ नागपुर में जाना है तो जाएगा कैसे? हवा में उड़कर। वहाँ रास्तों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रास्ते। ये तो कम से कम 25 करोड़ से ऊपर का घोटाला। एक ही गाड़ी पे 4 बार कैसे इंश्योरेंस क्लेम हो जा रहा है? जिहाद कैसे आतंकवाद के साथ जुड़ जाता है? आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं रहता। इंडिया में रह रहे तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है। सूलों पे जहाँ आज आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वेलकम टू बियॉन्ड लॉजिक शो। हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए काफ़ी सारे नागपुर के लोगों को इंटरव्यू करने की कोशिश की और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिला। इसमें पॉलिटिशियंस रहे, एनवायरमेंटलिस्ट रहे, अलग अलग टाइप के लोगों से बात करने के बाद नेक्स्ट गेस्ट के लिए हमको लोगों ने मिस्टर वसीम खान को रिकमेंड किया, जिनको नागपुर वसीम लाला के नाम से जानता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वसीम भाई, आपका नाम वसीम खान है या वसीम लाला? एक्चुअली मेरा नाम तो वसीम खान है, हाँ, लेकिन प्यार से लोग वसीम लाला बोलते हैं। कुछ खौफ से वसीम लाला समझ लो। कुछ अपना ऐसा जाने आलम ऐसा रहा है। हाँ, आंदोलन करते करते कभी पेपर वालों ने वसीम लाला छाप दिए, तो ठीक है, कुछ दोस्त भी वसीम लाला बोलते हैं, लेकिन घर पे मुझे वसीम ही बोलते हैं और मेरा नाम वसीम खान ही है। अच्छा। तो आप एक पार्टी से जुड़े हुए हो, थोड़ा आप कैसे इस पार्टी में आए और क्यों आए? मतलब पहले पॉलिटिक्स में आप आते कहाँ से हो? एक्चुअली मैं तो 2014 में MBA कर 15-16 में बिज़नेस किया हो छत्तीसगढ़ रायपुर में। 17 में मैं आया और यहाँ जब न्यू बिज़नेस मैं देख रहा था तो उस दौरान क्या हुआ, नोटबंदी लग गई। नोटबंदी के दौरान मुझे जाना था अहमदाबाद गुजरात कुछ परचेज़ करने के लिए। कुछ मैं ट्रेडिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, तो मेरा ट्रेन कैंसिल हो गया और खाली थे 1-2 महीना। उस दौरान में NMC के इलेक्शन की धूम मच गई। पहले से मैं कॉलेज डेज में था, थोड़ा एक्टिव था यूथ कांग्रेस में। कॉलेज पॉलिटिक्स में थे क्या आप? कॉलेज पॉलिटिक्स तो मेरे टाइम ख़त्म हो गई थी। लास्ट में जब 11th में स्लब में था तो उस टाइम लास्ट एक UR का इलेक्शन हुआ था, CR का वो भी, तो UR वाला सीन ख़त्म हो गया था। लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएशन में आए तो जब यूथ कांग्रेस का न्यू इलेक्शन था तो हम लोग एक्टिव थे वो इलेक्शंस में। लेकिन मैं एज अ दोस्तों को लेकर सपोर्ट करता था, यानी मैं खुद कर रहा हूँ ऐसा नहीं था, दोस्तों को सपोर्ट करता था। और मेरा जाने था ग्रुप था, और जब भी NMC के इलेक्शंस आते तो थोड़ा एक्टिव हो जाता था, थोड़ा बहुत था मुझ में। लेकिन जब मैं 17 में जब नोटबंदी आई तो तब मैंने फर्स्ट टाइम मुझे NMC का इलेक्शन आया और कुछ लोगों ने अप्रोच किए। कांग्रेस से तो मुझे टिकट मिलने की थी, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, कंपटीशन रहता है और पूरा पीछे का देखा जाता है बायोडाटा। तो मैंने 17 में फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया, इलेक्शंस लड़ा, वोट लिया, कुछ 3rd पोजीशन पे रहा। उसके बाद किस से पोजीशन पे कंटेस्ट किया आपने? 3rd पोजीशन में रहा। मैं NMC में लड़ा था इलेक्शन। अच्छा, तो आपने कंटेस्ट किया और 3rd पोजीशन पे कहाँ पे? पोजीशन पे रहा कांग्रेस के पार्टी। हाँ, जो एरिया से मैं लड़ा था वही एरिया से मेयर बने दयाशंकर तिवारी जी। अच्छा, कौन से एरिया से लड़े? वही मेरा जो भालदरपुरा खदान बजेरिया है, वहीं से मैंने फर्स्ट कंटेस्ट किया था 2017 में। उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया। उसके बाद मैंने अक्टूबर या नवंबर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था। वहाँ से मैं कंटिन्यू किया। फिर 18 में मैंने फर्स्ट यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन होते हैं हमारे यूथ कांग्रेस में, तो मैंने फर्स्ट यूथ कांग्रेस का इलेक्शन 2018 में लड़ा। तो उसमें कैसा बूथ वाइज इलेक्शन होते थे, एक बूथ में जिता कर लाओ, फिर बूथ में जो जीत कर आया वो वोट मारता था कंटेस्टेंट को। अच्छा। तो उसमें मैंने कुछ 400 करीब वोट लिया था, क्योंकि मेरा ही बहुत पुराना दोस्त
मेरे खिलाफ लड़ लिया, हम लोगों का ऐसा कुछ हो गया था। तो फिर वहाँ भी मैं 4th पोजीशन पे रहा, थोड़े दिन बाद वाइस प्रेसिडेंट बन गया। फिर मैं काम करते रहा। फिर 2021 में मैंने यूथ कांग्रेस फिर लड़ा। फिर ऐसा था कि मोबाइल डिजिटल वोट देना था, मोबाइल से वोट देना था, मैसेज आता था, OTP आता था। तो उसमें मैंने 13,000 वोट लिया, उसमें भी मैं 2nd पोजीशन पे रहा। फिर मेरा वही दोस्त था जो मेरे अगेंस्ट लड़ा था। हाँ, तो फिर मैंने जो कुछ चीज़ें थी, एज का था, फिर मैं कोर्ट चला गया, फिर मैंने कोर्ट लड़ा। फिर सेशन कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि जो प्रेजेंट का प्रेसिडेंट है वो भी प्रेसिडेंट नहीं है अंटिल जब तक इसका फैसला नहीं होता। तो ऐसा हुआ। फिर मुझे माइनॉरिटी का ऑफ़र हुआ, मैंने कुछ देखा माइनॉरिटी, तो मुझे लगा कर लेना चाहिए। मैंने पूछा हमारे प्रेसिडेंट है जो विकास ठाकरे जी, क्योंकि उनसे मैं कंटिन्यू 17 से उनके साथ ही जुड़ा हूँ और अभी तक उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। फिर उसके जो प्रेसिडेंट थे वो भी MLC थे, वक्फ बोर्ड प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर वजाद मिर्ज़ा, उनसे मिला। उनकी भी बातें मुझे अच्छी लगी, जो अपने आने वाला उनका विजन था माइनॉरिटीज़ को लेकर, अच्छा लगा। फिर जो प्रेसिडेंट थे नाना पटोले, उनने भी बोले, तो फिर मैंने माइनॉरिटी प्रेसिडेंट एज अभी 3 ईयर हो जाएंगे मुझे, ऑलमोस्ट 3 ईयर अब हो जाएंगे, मैं एज अ माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। तो कांग्रेस में इस पोजीशन तक पहुंचना मतलब कैसा है? आसान है, बहुत मुश्किल है, कैसा है? कांग्रेस एक एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो पॉलिटिक्स सिखाती है। यूथ कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम चार्ज होते हैं, लड़के ने जो आते हैं ना, कैसा संगठन में काम करना, कैसा वोट लेना, कैसा तुम्हारे साथ वाला ही तुम्हारे पीठ पे चाकू मार देगा, ये सब हम लोग हमारी कांग्रेस कमेटी की इलेक्शन में समझ जाता है हम लोगों को। तो मैं तो एक्चुअली कैसा, मैं काम पे बिलीव करता हूँ बॉस। एक मेरा कांग्रेस ठीक है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिटिक्स नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी खिदमत करना है लोगों की, जिसके लिए मैं भागता हूँ, पहले से ही भागता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे प्लेटफॉर्म मिला तो फिर भाई मैं वही पार्टी का बैनर लेकर उसके अंदर काम करता हूँ। ऐसा है। तो ये तो स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो बहुत है। अब ऐसा होता है जब आप स्ट्रगल करते हैं तो तब आपका सब साथ देते हैं, लेकिन अब जब आप कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ आपके पास आ जाता है, तो वही सब आपके दुश्मन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हर फील्ड में चलता है। लेकिन आपने कांग्रेस को क्यों चुना? कांग्रेस को क्यों चुना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस को चुनना ठीक है, हम लोग अभी बताइए, कांग्रेस को नहीं चुनता तो किसको चुनता? पहला तो मेरी मानसिकता एक्चुअल में कांग्रेस की रही है, कांग्रेस को लेकर मेरी मानसिकता रही है ना, शुरू से जो मैं देखा हूँ। राहुल क्या गांधी है जी, कांग्रेस की मानसिकता क्या है? मतलब क्या चाहती है कांग्रेस? सेक्युलरिज्म कांग्रेस का तो भाई सेक्युलरिस्ट पार्टी है, जाने इतना तो है। आज मैं आप मेरे जितने भी काम देखेंगे, मैं एक अपनी कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मुद्दा है तो मैं डंके की चोट पे उठा सकता हूँ मेरे बैनर तले। कांग्रेस के बैनर तले मैंने मॉब लिंचिंग के भी प्रोटेस्ट किया हूँ, कांग्रेस के बैनर तले मैंने जो यूनिवर्सिटी में हुआ, AMU में हुआ, उसके भी मैंने प्रोटेस्ट किया हुआ, आप मेरा सब देख सकते हो। तो मुझे कभी शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आया कि तू नहीं कर सकता, या कभी कोई कांग्रेस कमेटी के नेता की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो मैं इतना जो मैं जाने धाड़ सकता हूँ, तो कांग्रेस है तो मैं धाड़ भी पा रहा हूँ। एक एक्चुअली मेरा खुद एक मैंने ग्राउंड बनाया हूँ, मेरा खुद एक ग्रुप है। फिर कांग्रेस से एक इतना मुझे सपोर्ट मिलता है कि MLA है रनिंग, वो सपोर्ट कर देते हैं। बहुत से कम्युनिटी के मुद्दे हैं जिस पे मैं काम करा हूँ, करता हूँ, तो इस पे मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं सहारा मिलता है कांग्रेस से, तो मैं कांग्रेस सेलेक्ट किया। तो अब आप जब इस पोजीशन पे आ गए हो, तो क्या आपको पार्टी से प्रेशर नहीं रहता कि आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो? मतलब इंसान को कंट्रोल करती है पार्टी? हाँ, कंट्रोल इन द सेंस क्या होता है, बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जैसे मैं स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि मैं लॉ फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के भी मुद्दे मेरे कंटिन्यू चलते रहते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल्स के मुद्दे आ जाते हैं, यानी मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करता हूँ, और जो जेन्युइन है, जो हक है, उसके लिए मैं काम करता, बेकार चीज़ों पे ध्यान नहीं देता।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर आता है, तो प्रेशर कहाँ आएगा, मेरे मेरे बड़े नेता उसी को कॉल करेंगे, वो मेरे को कॉल करते हैं। हाँ, कई ऐसा लगता है मेरे को कि भाई ठीक है मैं भी थोड़ा क्रॉस कर दिया तो मैं अपने आप को थाम लेता हूँ, लेकिन कई मेरे को ऐसा लगता है तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ भाई वो गलत है, उसके वजह से 1000 लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं नहीं रुक सकता, मैं बोल देता हूँ। इतने दुश्मन से ही एक और इन्वॉल्व इसमें। अच्छा, आप अपनी पोजीशन का यूज़ करके, मतलब आप जो कांग्रेस में आज प्रेजेंट डे जिस चेयर पे बैठते हो या जो आपके पास अथॉरिटी है, इसका यूज़ करके आप नागपुर की जनता के लिए क्या करना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली देखिए मुझे तो ये लगता है कि कोई पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही में नागपुर की जनता के लिए या कोई ज़रूरतमंद के लिए काम करना है तो उसके लिए कोई पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पोजीशन मिली तो उसका यूटिलाइज भी करना चाहिए। नागपुर की जनता के लिए क्या है, बहुत मुद्दे हैं। जिसके पास काम नहीं है उसको मेरे पास भेज दो, मेरे पास इतना काम है कि रात दिन काम है मेरे पास। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट देने तैयार हो? नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्या भाई, जो गरीब है जिनके साथ फ्रॉड हो रहा वो तो पहले रोक लूँ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उस पर तो मैं पहले काम कर लूँ, वो तो बात की बात है। एम्प्लॉयमेंट पैदा कैसा होगा उस तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन पहले जिसके साथ गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए तो मैं सक्षम हो जाऊँ। अच्छा, मतलब आपका जो अप्रोच है वो समाज में जो भी लोग त्रस्त है या परेशान है उनकी मदद करना है। डेफिनेटली एक तो वो है, और ऐसा भी आता है कि एम्प्लॉयमेंट अपने थ्रू किसी को कहीं हो जाए। जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनका बिजनेस है, न्यू स्टार्टअप है, तो वहाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक बल्क में, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा हुआ था जो चालू है सलार्थ आईडी वाला, उसमें 632 ऐसी टीचर्स थी जिनकी 9th मंथ से सैलरी नहीं आ रही है। कौन से स्कूल की टीचर से? ये सब ग्रांटेड स्कूल है, गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट है, ये ग्रांटेड स्कूल है और सब नागपुर की है। तो ये मतलब प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहे हो? प्राइमरी हो गई इसमें, और भी जो सेकेंडरी हो गई। कितने टीचर्स है बोले? 632 टीचर्स है जिनकी 9th मंथ की सैलरी रुकी है। किसी का सैलरी 1 लाख पर मंथ है, किसी का सैलरी 60,000 पर मंथ है, तो कम से कम इन लोगों का करोड़ों में सैलरी रुका है। तो ये ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, तो इनके लिए भी मैं जो कर सकता था, क्योंकि इसके लिए अप्रोच बड़ी लगती है, तो मैंने मेरे जो आमदार है, जो मेरे नेता है विकास ठाकरे जी के पास उनको लेकर गया, निवेदन दिया। विकास ठाकरे जी ने जो वहाँ की डायरेक्टर थी उससे कॉल किया, बात किया कि जब हाई कोर्ट का इस पे ऑर्डर आ गया है तो इनको रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। फिर ठाकरे जी ने इनको ये भी एक वो दिया आश्वासन कि मैं सीएम से बात करूँगा और आने वाली असेंबली में आपका ये इशू मैं रेस करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये राहत हुई है कि वो जो डायरेक्टर है उसने रीओपन किया केस। तो ऐसे लोग भी आते हैं, तो काम इतने हैं करने को। एम्प्लॉयमेंट का लेवल ऐसा है कि मैं एक बल्क में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ लेवल जब मैं अपने अप्रोच पे कर लूँ या जो मेरे बड़े हैं उनके अप्रोच पे कर लूँ उतना कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वो नहीं आता। तो आप आगे क्या प्लान कर रहे हो? आगे तो भी एनएमसी इलेक्शन है, पहले तो वो कंटेस्ट करना है, उसमें जो भी रिजल्ट आए वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पहले तो हम लोगों का सबसे पहले रहता है टिकट के लिए जंग। क्या चल रहा है अभी जंग का हाल? नहीं, जंग का हाल तो ऐसा है कि एक्चुअली 2 एरिए थे मेरे जहाँ से मुझे लगता था कि मुझे कंटेस्ट करना चाहिए। उस पर मैंने डिस्कस करा अपने लोगों से, अपने नेताओं से, फिर मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया हूँ जहाँ से मैं कंटेस्ट करने वाला हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने फॉर्म फिलअप किया, अभी इंटरव्यू होगा, काम की बुनियाद पे हुआ तो मैं सक्षम हूँ टिकट के लिए। जो भी चीज़ें मैंने इतने काम किया हो, इतने अनगिनत केस लगाया हो राजकीय, मैंने राजनीति पॉलिटिकल केस बोल सकते हो। कितने केसेस चल रहे हैं आपके? कितने केसेस चल रहे वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन राजनीति जब मैंने फॉर्म भी फिलअप किया हो तो उसमें अनगिनत राजकीय केस डाला हूँ मैंने, जिसमें कुछ बड़े बड़े भी केस है। जैसे कॉरपोरेशन में कभी हमने गमेला फेंक दिए, कभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि वो हम लोग एक पुतला जला रहे थे, पुतला भी नहीं वो एक बैनर था, उसको जला रहे थे, तो एक पीएसआई और एक कांस्टेबल था, उसको वो आग लग गई, तो उसमें भी मेरे पे 353 लग गई थी। तो ऐसे भी केसेस है। एक कोविड के टाइम डॉक्टर से मेरी बहस हो गई थी, तो वो टाइम तो डॉक्टर भगवान था कोविड के टाइम, तो डॉक्टर ने कंप्लेन करा, वो भी एक केस है। और ऐसे तो कई है, पुतले जलाना, ये करना वो करना,
तो उसमें भी मैं सक्षम हूँ। अभी आप जो फ्लाईओवर का और उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, क्या क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे? पहले तो थोड़ा सा मुझे वो फ्लाईओवर के बारे में बताओ कि वहाँ क्या Actually मसला क्या है। हाँ, वो जो फ्लाईओवर बन रहा है खड़वी चौक वाला, वो फ्लाईओवर जहाँ पे लैंड हो रहा है वो तो बहुत गलत है। वहाँ पे वो लैंड होना ही नहीं चाहिए। कहाँ लैंड हो रहा है वो? उसको लैंड कर रहे हैं एकदम, जो आपको मैं बोलूँगा बब्बू होटल चौक बोलते हैं, जो मोमिनपुरा चौक, जहाँ से लेफ्ट अपना कब्रिस्तान के लिए रास्ता जाता है, अच्छा। बिल्कुल वहीं पे वो लैंड हो रहा है। तो वो लैंडिंग गलत है। हाँ। वो लैंडिंग वहाँ नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई चक्की है वहाँ पे वो लैंड का पास हुआ था, हाँ। लेकिन उसके लिए बहुत करे, कोर्ट में गए, कुछ दिन का उसका स्टे आया। पहला तो वो मुद्दा था कि ये लैंडिंग ही गलत है। जो आप फ्लाईओवर का आपने स्टार्ट किया एनसीसी ने, लैंडिंग गलत। और जब वो स्टार्ट हुआ था तो जो डीआरएम थे, जो महारेल ने जो स्टार्ट की थी, जो उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उन लोगों ने वादा किए थे कि 1 साल में 365 डे में हम लोग फ्लाईओवर कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज 4 साल हो गए लगभग, उसका काम नहीं हुआ। और वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ रास्तों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रास्ते, इतने गड्ढे। फिर वहाँ एक सोसाइटी है राया आशियाना कर, वो सोसाइटी के सामने इतनी गंदगी रहती है। और एक्चुअल मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं सुबह लॉ की क्लासेस जाता हूँ वहाँ, तो मैं जाता था तो वहाँ रास्ते पे एक तो उन लोग वो डाल दिए एंगल, रास्ता बंद करके रखे, 4 व्हीलर वहाँ से जा नहीं सकती। 2 व्हीलर का भी इतनी दिक्कत है कि वहाँ 24 घंटे जाम रहता है, क्योंकि वहाँ पे अलग इंदौरा रोड अशोक चौक वाला फ्लाईओवर का काम चालू है। वहाँ पे 5 पौली का अपने फ्लाईओवर तोड़ कर रखे हो। वहाँ पे जो 2 रेलवे के फाटक है वो हमेशा हर 2-3 घंटे में वहाँ से रेल जाती है। वहाँ ट्रैफिक जाम, यहाँ ट्रैफिक जाम। जाने एक सेंट्रल नागपुर वाले को अगर से नॉर्थ नागपुर में जाना है तो जाएगा कैसे, हवा में उड़कर, कि पूरा ऐसा पश्चिम नागपुर घूमते हुए। तो वो एक मुद्दा था। यानी मेरा बोलना था कि भाई आप कम से कम पैथोल्स पे काम करो। जो इतने गड्ढे हैं, जो इतनी गंदगी है, लोग यहाँ रह रहे हैं, उस पर भी काम नहीं करे। अब वहाँ जाकर मैं फिर इंजीनियर से कुछ करता तो वापस मेरे ऊपर केस लगता। तो मैंने उसके ऊपर फूल डालकर उसका स्वागत कर दिया। 365 डेज़ का बोला था, हुआ नहीं तो उस पर गेंदे के मोगरे के फूल ही डाल दिया। और 1 महीने का टाइम दिया था, तो 1 महीने लगभग हो गया है। उसमें उसने इतना किया कि रोड क्लियर कर दिया है। 4 व्हीलर अभी जा पा रही है। हल्के फुल्के गड्ढे भी जो वहाँ पे थे, होल्स थे, वो क्लोज हो गए। लेकिन जो गरीब नवाज का जो एक रोड जो पैक है वो नहीं खोला उसने अभी तक। और जो लैंडिंग का मसला है वो नहीं हल हुआ है फ्लाईओवर का, एक्चुअली वो है वो। तो आज आप मतलब ये मसले सॉल्व कर पा रहे हो। आज आप हमसे एक फ़ोन नंबर दूर हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही काम करते रहे और आप एक बड़े मतलब आप इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको जनता ने जाना और आप जनता के लिए एक बड़ा फिगर बन जाते हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो नागपुर शहर से, तब तो आप एक नंबर दूर नहीं रहोगे ना। फिर तब तो फिर हमको भी डर डर के आना पड़ेगा आपके पास। नहीं तो तब तो मैं अपने 12 नंबर कर दूंगा ना और अपने 12 लोग बिठा दूंगा। आप बहुत सही बोल रहे हैं, मैं खुद सोचता हूँ। हम देखते हैं ना कि जिन एमएलएज ने या जिन्होंने भी इस शहर की ग्राउंड पॉलिटिक्स से शुरू किया था, आज वही ग्राउंड पॉलिटिक्स वाला बंदा उनसे बात नहीं कर सकता अगर कोई प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तो एक जीता जागता एक आपको सबूत दे दूं कि जो एमएलए विकास ठाकरे है, ये कॉरपोरेटर लेवल का काम करते हैं। इनको आप आधी रात को कॉल करो, अननोन नंबर से कॉल करो, कॉल उठाते, नहीं उठाए तो कम से कम उसको रिप्लाई करेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं और वर्क करते हैं। और इसके लिए मैंने भी कई बार सोचा कि कभी आज जो मैं इतना दौड़ पा रहा हूँ और कल को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को आती है, मैं अवेलेबल नहीं रहूँ, तो मैं क्या करूँगा ऐसे लोगों के लिए। तो उसका भी मैंने बैकअप प्लान रखा है। कोई हेल्पलाइन मतलब आप ये कैसे मैनेज करते हो? अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है और एक कोई बंदा अभी देख रहा है, उसके पास कोई दिक्कत है और उसके लिए वो चाहता है कि यार ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एनएमसी जो भी है रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी वो उसको सॉल्व करे, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? नहीं, कांटेक्ट क्या, इंस्टाग्राम पे भी मेरा नंबर अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है और बहुत इजी है मेरा नंबर निकालना। पुलिस तो से लेकर आप सिर्फ माइनॉरिटी मतलब आप सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करते हो? ना। एक्चुअली पहली बात तो लोगों के दिमाग में जो माइनॉरिटीज़ को लेकर है कि माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम रहते, तो ऐसा नहीं है।
माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसीज भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं माइनॉरिटी, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। क्योंकि भाई मेरा मज़हब मेरे को सिखाता है कि पहले इंसानियत के लिए काम करो, उसके लिए बाद मज़हब के लिए काम करो। और ईच एंड एवरीवन जो भी नेता बड़ा बनाऊंगा वो अपने कम्युनिटी को लेकर ही बना है। तो मुझे लगता है मेरे कम्युनिटी में बहुत से ऐसे इश्यूज़ है जो मेरे थ्रू सॉल्व हो सकते हैं या मैं उसके लिए वर्क कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं, मैं कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। लेकिन ऐसे कोई भी मज़हब के लोग आए, मैं उस पर बिलीव ही नहीं करता हूँ कि ये हिंदू है कि ये है। आप मेरा किसी से भी पूछ सकते हैं, ऐसे कई मुद्दे रहते हैं, मैं सबके लिए वर्क करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या प्लान है आपका, मतलब माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? आज माइनॉरिटीज स्लम्स में है, माइनॉरिटी में ये देखो, धार्मिक माइनॉरिटी एक हो गई कि जिसमें मुसलमान है, सिख है, सब है। फिर वो लोग हो गए जो कि माइनॉरिटी भी है और साथ में गरीब भी है। कई माइनॉरिटीज़ है जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, उनकी बात नहीं कर रहे अपन उनकी बात कर रहे हैं जो माइनॉरिटी भी है, गरीब भी है, स्लम्स में रहते हैं और बिल्कुल छोटे जो काम हो सकते हैं उन्हीं में उनका गुजारा हो जाता है। किसी की पान ठेले की दुकान रहेगी, किसी का कबाड़ी का काम होगा। कबाड़ी का काम तो फिर भी पैसा अच्छा देता है, लेकिन इनके यही सारे धंधे हैं, इसी में लिमिटेड है। क्लियरली बोलो कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी में पान ठेले, चाय, ऑटो ड्राइवर, ठीक है, रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि ऑटो वाला और एक पान ठेले वाला बंदा जो मोमिनपुरे का है, मैं आपको एड्रेस दूंगा, उनका लड़का पिछले बार नागपुर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज लिया उसने 12th में। अच्छा, तो ऐसे भी लोग हैं मतलब जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं और कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिले उस पर ध्यान दे रहे हैं, MPSC UPSC के लिए ध्यान दे रहे हैं। जैसे सेवा कर एक यौतमेल का एक कोचिंग क्लासेस है, उसमें अभी जो एक IPS बनी, पहली वुमेन IPS बनी, जो मुस्लिम है, एक ऑटो ड्राइवर की लड़की अदीबा। तो उस सेवा से भी हम लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं। जैसे हमारे डॉक्टर वजाद मिर्ज़ा है, वो उन लोगों से जुड़े हैं, उनके थ्रू मैं जुड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनसे भी हम कांटेक्ट करवा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो हमारे कौम में दिखते हैं कि हुनर है लेकिन ये इनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, जो नहीं है, तो उनके लिए ये वर्क कर सकते हैं। और बात रही एम्प्लॉयमेंट की, तो जिसमें गट्स है उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसने अपनी एक लाइन ही अलग पकड़ लिया, जिसको काम ही गांजा बेचने का और इल्लीगल चीज़ों का करना है, तो उसको समझा सकते हैं। और वो समझाने से नहीं माना तो भाई फिर पुलिस के थ्रू हम ही उसको अंदर करवाते। क्योंकि अभी मैं खुद, हमारे DCP जो राहुल मदने सर है Zone 3 के, उनके साथ मैं खुद नशे को लेकर, MD को लेकर वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक बहुत दुख की बात है कि मेरी कौम में सबसे ज़्यादा MD पेडलर्स है और सबसे ज़्यादा नशा करने वाले भी मेरी कौम में। जो कौम जिसकी मिसालें दी जाती है, जो कौम मुसलमान ऐसी कौम है कि जिसकी मिसालें दी जाती थी और दी जाएंगी, लेकिन उसमें ही सबसे ज़्यादा इल्लीगल हराम की चीज़ें हो रही है। तो इस पे वर्क करना है सबसे ज़्यादा। तो अभी आप इस पे कुछ किए हो अभी तक? हाँ, वर्क इन द सेंस ऐसा चालू है, पहले तो समझाना, जैसे अपने हाफिज़ मौलवी रहते, स्कॉलर रहते हैं, उन लोगों के थ्रू समझाना, फिर पुलिस के थ्रू उनको समझाना, नशा मुक्ति केंद्र में डालना। ऐसे भी मेरे पास कंप्लेन आती है कि वो लड़का नशे के लिए अपनी माँ को मारता है, जेवर बेच देता है, ऐसे भी लोग आते हैं। फिर उसमें जो मेरा वसीम लाला वाला रोल है वो भी कहीं ना कहीं काम आता है। क्योंकि कभी कभी कैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो भी करना पड़ता है। और अच्छे के लिए कुछ गुनाह करना मेरी नज़र में गुनाह नहीं है। व्हाट इज़ जिहाद? जिहाद की मतलब लोगों ने आतंकवाद निकाल दिया है। जिहाद का जो अभी जो बहुत से लोग अपने आप को अनभक्त बोलो, उन लोगों ने जिहाद को ऐसा कर दिया, लव जिहाद। और यानी आतंकवादी जो भी कश्मीर में जो बेगुनाहों को मार रहा है वो तो आतंकवादी है ना हमारे नज़र में। इस्लाम बोलता है कि ऐसा लोग मुसलमान नहीं है, उसके दिल में ईमान है ही नहीं जब वो एक आदमी का कत्ल कर रहा है। देखो, ज़िंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह है, तो तू कौन है भाई उसकी, तू उसका मौत का टाइम मुकर्रर कर दे रहा, तू मार दे रहा। तो हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते जो एक बेगुनाह का कत्ल कर दे, ठीक है। और बात मैं कर रहा था जिहाद की। जिहाद क्या है?
जिहाद का मतलब क्या है? हक बात को कहना, बोलना, ये जिहाद है ना? जिहाद पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करता है, ना कि नेगेटिविटी को। लेकिन ऐसा परसेप्शन बना दिया है अभी इंडिया में, बोल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कि आतंकवादी जो मर्डर कर रहा है, जो बेगुनाहों को मार रहा है, वो जिहादी है। वो कहाँ से जिहादी हुआ? ये भी एक जिहाद है जो मेरे चेहरे पे दिख रहा है ना। जवानी में आपने चेहरे पे दाढ़ी रख ली है और अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिए। नफ्स क्या है नफ्स? नफ्स क्या है? नफ्स जो गैर कानूनी चीज़ें है, उसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। गैर कानूनी चीज़ जाने नशा करना है, एमडी का नशा हो गया, गांजा हो गया, इस पे कंट्रोल कर लेना, है ना? अपनी जो ख्वाहिशात है उनको कंट्रोल उसको करना, मारना, उसको बोलते हैं नफ्स को मारना। एडल्ट्री पे कंट्रोल कर लेना, है ना? इसको बोलते हैं नफ्स को मारना। तो ये जिहाद है कि मैं अपनी नफ्स को मार रहा हूँ, ये मैं जिहाद कर रहा हूँ खुद से खुद की। इसको जिहाद बोलते। जिहाद इसको नहीं बोलते कि बम फूट गया, फोड़ दिया, वो जिहादी है। वो तो मुसलमान ही नहीं है हमारे नज़र में यार। अब तुमको उससे फ़ायदा हो रहा है, हमको तो कभी नहीं फ़ायदा हुआ ऐसे जिहादी से, लेकिन कुछ दूसरी पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों से फ़ायदा हो रहा है। तो हो सकता है वही लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे ऐसे जिहादी। गलत है कि सही है? हाँ? सही बात है। है ना? तो आप मेरे को बताओ कि जिहाद जो कि इंसान का अपने नफ्स पे, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की एक चीज़ को बोला जाता है, वो कैसे आतंकवाद के साथ जुड़ जाता है? क्या हुआ, जिहाद जो पहली दौर में हुआ, जो पहले हक की लड़ाइयाँ होती थी ना, यानी मैं तो आपको बता दूँ, आपने जो देखे होंगे पहले मुगल एम्पायर गए होंगे, पहले ऐसे रहता था कि बांदी बना लेते थे, राजा का कत्ल कर कर रानी को बांदी बना लेते थे, उस पर आपका हक हो जाता था। लेकिन हमारे जो प्यारे आका है प्रॉफेट मोहम्मद, उनने वो चीज़ को भी ख़त्म किया, वो चीज़ को भी ख़त्म हुआ, वो भी हुजूर के दौर से ख़त्म हुआ। यानी आप बोल सकते हैं जो पहले के दौर में एक दौर ऐसा गुजरा है जाहिलों का कि वो दौर में लड़की पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दफनाया दिया जाता था, वो भी हमारे हुजूर ने ख़त्म किया। तो मेरे नज़र में जिहाद ये है, एक अच्छा मुसलमान जो एक पूरी कम्युनिटी के लिए काम करे, जो अपने मुल्क का वफ़ादार नागरिक, वफ़ादार रहे, वो एक जिहाद है। अच्छा, कल को एक बात आई, मुझे बताइए, कल को एक बात आई कि अपने मुल्क पे कोई ऐसी आपदा आ गई कि जंग हो गई, तो क्या हम या कोई मुसलमान क्या लड़ेगा नहीं क्या? बिल्कुल लड़ेगा। सबसे पहले और सबसे पहली रो में ही मुसलमान दिखेंगे, तो तब तो हिंदू मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, तब ख़त्म हो जाएगा। आज एक मुसलमान भी मुसलमान का कत्ल कर देता है तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान ये कैसा है? मैं एक रब और दो जहाँ की भी कसम खाकर बोल दूँ कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ भारत का, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, वो उनके दिमाग, उनके लिए भी वर्क हो रहा है। वो जो ऐसे प्रोडक्शन निकल रहे हैं ना, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी यंत्रणा चालू है। उनके अंदर भी कोई भलते उनके खून में नफ़रत फैला दी जा रही है। उनके सामने कितना भी सर पटक लो वो आपको गलत ही समझेंगे, लेकिन उसके वजह से मैं थोड़ी ना गलत हूँ या कोई, मैं संविधान के दायरे पे काम कर रहा हूँ और जो मेरा अधिकार है वो मैं बोल सकता हूँ और हक से बोल सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ और हक से करूँगा। अब राम झूला का ले लो, जो कि बहुत चर्चा में भी रहा, और दो जवान युवा जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से थे उनकी डेथ हो गई। उसके पहले हमारे एक फरीन होटल वाले फैयाज़ भाई कर थे, उनकी भी आग्रेसन चौक पे हिट एंड रन में डेथ हुई। ऐसे कई है। तो इसमें तो कोई मज़हब नहीं है रैश ड्राइविंग में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो कार चलाने वाली जो लेडी थी वो कोई मुस्लिम नहीं है, या उसके पहले भी जो फैयाज़ भाई का करा वो भी मुस्लिम नहीं। और जो ये आप बोल रहे हो कि हमारी कौम में इलिटरेसी ज़्यादा है, मैं वही बोलूँगा, और 5 उंगली एक जैसी नहीं रहती। और फिर भी हम लोग जिसको समझाना है, जैसे आपने बात किया था आई लव मोहम्मद वाले चीज़ की, तो जब मैंने प्रोटेस्ट किया था आई लव मोहम्मद का, और जब पूरे नागपुर शहर में इसके बैनर लगे थे, तो पुलिस ने इसको हम लोगों को बुलाकर एक मीटिंग लिया था कि अब ठीक है 4 दिन बैनर लग गए,
लेकिन वो बैनर कभी गिर गया, किसी के पैर में आ गया, तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और उस पर झगड़ा हो जाएगा। या एनएमसी की जगह पे बैनर लगाए तो उसकी परमिशन लगती है। तो ये चीज़ें हमको जब समझाए तो हमने, हमारी ही लोग, हमारे जो यूथ है जो एकदम ही जज्बाती टाइप रहते हैं, जिनको समझ नहीं रहती, उनको ये तरीके से समझाए कि भाई अभी जो नाम के लिए अपन ने इतना वो किया और अपन सब करने को तैयार है, और वही नाम गिर गया या आने वाली दिवाली एक रॉकेट गिर गया और जल गया, तो फिर क्या करेंगे। तो आप आज देख सकते हो वो नागपुर में जितने बैनर लगे थे, पुलिस के कारण और हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट के कारण आज सभी जवानों ने समझे और वो चीज़ों को निकाल कर हिफाजत से रख दिए। तो एक ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस आता है पेरेंट्स के थ्रू। पेरेंट्स को एज अ सोसाइटी में आप जिस लेवल पे हो, जितना भी आपके पास आवाज़ है और जितनी भी आपके पास पब्लिक है, क्या आप इनके साथ इन्हीं मुद्दों को कम्युनिकेट कर रहे हो? क्योंकि इंडिया में इस वक्त मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हज़ारों साल में जितनी रप्चर नहीं हुई थी, ख़राब नहीं हुई थी, वो आज उस पोजीशन पे चल रही है। सिर्फ नागपुर शहर की बात नहीं है, पूरे देश में है। हर तरफ मुसलमानों को घर नहीं मिलता है। अगर आप कभी किराए से घर लेने जाओ या ख़रीदने जाओ, दोनों केस में आपको ना प्रॉपर्टी बेची जाएंगी ना आपको किराए पे रखा जाएगा। तो ये है क्योंकि सोसाइटी में एक द्वेष क्रिएट किया गया है, आपके बारे में एक आइडेंटिटी क्रिएट की गई है जो पूरी दुनिया तक पहुंचती है। अब आप जब पॉलिटिक्स में आते हो या आपके पास जनता आती है, तो हम एज अ सिटीजन्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस इमेज का कैसे क्लियर करोगे इसको। देखो, आपको मैं बता दूं कि पहले तो इंडिया में मुसलमानों को पॉलिटिकल, सोशल, आइडियोलॉजिकल ख़त्म करने की प्लानिंग है और कई तक सफल हो गई है ना। तो मुस्लिम लोगों की इमेज को बदलना या मुस्लिम लोगों को एक, हम लोग डेंसली पॉपुलेटेड है, मुस्लिम डेंसली पॉपुलेटेड है, तो उसको सबसे पहले दीन पे आना पड़ेगा कि हमारा मज़हब हमको क्या सिखाता। पहले उसके अंदर दीन डालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर दुनियावी नॉलेज, जाने जो पढ़ाई लिखाई स्टडी है उस पर वर्क करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को एक बल्क में करने के लिए आपको पॉलिटिकल लीडर पैदा करना ज़रूरी है, आपको स्कॉलर करना, आपको जुरिडिक्शन में जाना ज़रूरी है, आपको यानी यूपीएससी, आईपीएससी ऐसे लेवल के जो एग्ज़ाम रहते हैं वो आपके कौम के बच्चों ने क्रॉस करना चाहिए। तो वो एक एग्ज़ाम्पल खड़े होंगे तो आपकी एक कौम एक सही पाथ पे जाएंगी। मुझे ये बताइए यार, हम लोग तो ऐसी कौम है जिसको बहाना नहीं होना मिलने के लिए, यानी हमारा ग्रुप डिस्कशन और हमारी ग्रुप मीटिंग दिन भर में 5 बार हो सकती। हमको 5 बार मस्जिद जाना है नमाज़ पढ़ने, 5 बार हमको जाने, हमारा एक रहता था ना, कॉलेज डे में एक जाम सेशन होता था या वीक में एक ऐसा डे होता था, पीटीएम होता है, पीटीएम होता है। तो हमारे पास तो स्कॉलर है जो हमको समझाते हैं कि आज की दुनिया के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको दीनी नॉलेज देते हैं, जो पुराने बीते जो हमारे बुज़ुर्गों ने किए उस पे अपने को कैसा चलना है, तो हमको उस पे वर्क करना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया कि हमारे मुसलमानों में आपस में ये सब बेसिक चीज़ों को समझाने वाले लोग धीरे धीरे कम हो गए। क्यों कम हो गए? कम हो गए, लोगों में डर पैदा हो गया आज। मैं कुछ बोलूँगा तो ये पलटा के मुझे बोल देगा। अरे पलटा कर मुझे बोल देगा, एक तो वो डर है, दूसरा कि मेरा अगर से कुछ चीज़ वायरल हो गई तो कोई ना कोई मुझे वो बना देगा, टारगेट बना देगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो चल रहा है, एक ये मूवमेंट बोलो कि आपके खिलाफ एक साजिश बोलो जो चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं एक मीडियम मध्यम वर्गीय मुसलमान डरा हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसलिए बोल नहीं पाता। लेकिन हम लोग तो वर्क कर रहे हैं, ऐसे कई एनजीओ। एक सवाल है मेरा, जब पैलेस्टाइन में इज़राइल ने अटैक किया, उनका गाज़ा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, मासूम जाने गई, लोग ये, लेकिन वो लोग तब भी बोलते रहे। आज इस देश में मुसलमान के साथ ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान ने बोलना बंद कर दिया और डरना शुरू कर दिया? मैं वसीम बरेलवी जी की 2 लाइन बोलूँगा कि उसूलों पे आँच आए
तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जहाँ आज आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो जो हमारी एक कौम नशा में मुब्तला हो गई तो उसको क्या ही दिखेगा कि कौन सी मासूम जान के साथ क्या हो रहा है। जिसकी आपने बात करे वो तो फरिश्ते हैं, वो तो आज के दौर के जाने वली लोग हैं। फ़लस्तीन के जो वो नन्हे मासूम बच्चे हैं, उनका जज्बा है कि वो आखिरी तक कलमा पढ़ रहे हैं और आखिरी तक सब्र कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जो माँ के 7 जवान बच्चे मर गए, वो माँ अपने बेटे की लाश के सामने बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अल्लाह ने ये बच्चे को इसके लिए चूज़ किया। तो ऐसा जज्बा तो हिंदुस्तान में शायद ही कोई मुसलमान के अंदर आ सकता है, क्योंकि मुसलमान जो नशा में मुब्तला हो गया है, जो हराम में मुब्तला हो गया है, जो जीना में जो जाने अपनी जो बेसिक चीज़ें थी वो सब भूल गया है। जाने मेरा ये मेरी रूह है ना, मेरा हाथ कांपते है कि मेरी कौम इतनी कहाँ चले गई है और मैं खुद कहीं ना कहीं गुनहगार होते जा रहा हूँ। कहाँ चले जा रही है हमारी कौम। तो ऐसे हमारे कौम में ऐसा जज्बा नहीं आएगा। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और अल्लाह हमको, आपको और सभी ऐसे लोग हैं उनको अक्ल दे। हुजूर जो है ना, कैरेक्टर के वजह से इस्लाम फैला है। जो हमारे प्रॉफिट ने कोई तलवार पे इस्लाम नहीं फैला है, उनका जो कैरेक्टर था, जो उनके तरीके थे, जो उनके फ़ैसले थे, इस पे इस्लाम फैला है। तो हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमको सिखाता है कि खुद का कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि लोग देखकर बोले ये सच्चा मुसलमान है। आज क्या बोलते हैं, एक दौर ऐसा भी गुजरा है, हमने सुने हैं कि एक मोहल्ले में एक मुसलमान, 2 मुसलमान घर रहते थे और वो कोई हिंदू भाई या कोई भी मज़हब का कोई जाता था तो ताला नहीं लगाता था अपने घर पे और अपनी जवान बच्ची को छोड़कर जाता था, एक मुसलमान को घर पे बोलता था कि भाई मेरे घर का ध्यान रखना। आज वो टाइम कहाँ रहा, आज वो दौर ही नहीं रहा। तो हम लोग जो एक एग्ज़ाम्पल हुआ करते थे, वो आइडेंटिटी हमने खुद खोया है। बाद में हमारे ऊपर लोग हावी हुए। तो आपको पता ही है, आपको मारने वाला है तो आप जाकर कंप्लेन करो, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। और एक बड़ा तबका जो ख़राब हुआ है नशे में, मैं खास कर बोलूँगा, इसके बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसमें उनके घर वालों की भूल बोल सकते हैं आप कि वो पढ़ा नहीं सके क्योंकि वो कमाते कम थे। उन लोगों ने वो सब चीज़ें उनको नहीं दे पाए अपने बच्चों को, वो एटमॉस्फेयर नहीं दे पाए कि जहाँ उनका बच्चा कुछ आगे जाकर अच्छा कर सकता था। तो उनके साथ वही हुआ कि संगत का उन पे असर होते गया। वो ऐसे एरिया में, ऐसी जगह रहे कि उन पे वो असर होते गया। उसने देखते रहा बचपने से कि ये सामने वाला सिगरेट पी रहा है कुछ मिलाकर, तो एक दिन उसका भी ध्यान गया। इवन मैं बोल सकता हूँ, मैं तो अच्छी स्कूल्स में पढ़ा हूँ, मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूँ, लेकिन मैं भी एक दौर में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ये सब चीज़ों में रहते हैं। तो मेरा भी दिल करा कभी कि मैं सिगरेट पी लूँ, सिगरेट में डालकर कुछ पी लूँ। लेकिन फिर मुझे एक वो भी चीज़ मेरी ध्यान आई कि भाई मेरे पापा तो ये है, वो 5 टाइम नमाज को जाते हैं और ये चीज़ गलत है। तो इसमें ऐसा है कि हम जो बचपने से जो बड़ा हो रहा है, तो पेरेंट्स को तो एक बहुत ज़रूरी है कि उस पर ध्यान देना, उसी के बाद दुनियावी चीज़ों पे ध्यान देना। अगर से पेरेंट्स ही उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। और ये आप ठीक है, आप बोल सकते हो कि मुस्लिम में ज़्यादा गैंगस्टर और ज़्यादा आपको नशे के सेवन करने वाले लोग दिखते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते हो कि हर मज़हब में नहीं। हर मज़हब में, हिंदूज़ में भी गैंगस्टर है, सिख में भी गैंगस्टर है, और मेरे हिसाब से तो आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं रहता। ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, वो मेरे नज़र में हैवान होता है, उसका कोई मज़हब नहीं। हाँ ये है कि मुझे क्या काम करना है मेरी कौम के लिए या कोई ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं आगे बढ़ूँगा तभी तो मेरा सर्कल एक उस पर काम करेगा कि मैं ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ सकूँगा और ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँगा और ज़्यादा लोगों पे काम करूँगा। तो सबसे पहले तो मेरे मज़हब को ही समझना पड़ेगा कि इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम क्या सिखाता है। उसको कुरान सीखना पड़ेगा, उसको कुरान पढ़ना पड़ेगा, उसको नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको जाने
वादे के साथ आप लिख लो ये चीज़, जो एक सच्चा मुसलमान होगा ना, जो पाँचों टाइम की नमाज पढ़ता हूँ और कुरान पढ़ता हूँगा और हुजूर की हदीसें जाने, हुजूर के जो कॉल है उसने पढ़ लिया होगा, वो कभी भी इल्लीगल चीज़ों में भी नहीं दिखेगा, ना कभी उसका कोई माइंड डाइवर्ट कर पाएगा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो यहाँ पे तू जाकर इतने हिंदुओं को बम से उड़ा दे, उसको कोई भी। लेकिन आप ये भी तो एक फेस देखिए ब्रदर की मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें, जाने एक बंदा जो एक खाने का सामान लेकर जा रहा है, उसको बोलना कि इसमें ये मटन था और ये बोलकर उसको मार देना, तो ये भी तो देश में कहीं ना कहीं हो रहा है। कोई एक मुस्लिम परिवार जा रहा है और उसको एक सिपाही निकाल कर मार दे रहा है, तो ये भी तो यही हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ से भी रुकेगी, यहाँ से भी रुकेंगी। इस पे एक गवर्नमेंट की बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बोलो, एक बड़ा मैनेजमेंट लगेगा काम करने के लिए। मैं एक अपने लेवल पे, मैं एक अपने एरिया में, या बहुत हो गया नागपुर में, बहुत हो गया ग्रामीण में काम कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन एक बड़े लेवल पे आपको मानसिकता चेंज करना है, बड़े लेवल पे आपको काम करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट लगेगा, वो तरीका लगेगा। तो वो तरीका ये नहीं है कि घर तोड़ डाले, घर फोड़ डाले। बुलडोज़र कार्रवाई कैसी दिखती है आपको? बुलडोज़र कार्रवाई तो एक यूपी में हुई, एक यहाँ पे नागपुर में हुई थी, जिसका कॉरपोरेशन ने खुद उसका रिग्रेट किया, पछतावा किया और माफ़ी मांगा। तो उसको कुछ उसका मुआवजा मिला है? उसका मुआवजा मुझे नहीं लगता अभी मिला है, शायद मिलेगा आगे, लेकिन ये गलत डिसीजन था, ये तो कोर्ट ने बता दिया ना। जाने कहीं ना कहीं आज एक आवाज़ है ना जो डिसीजन देती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, जिसको सब फॉलो करते हैं। तो ये देखिए मन धड़क चीज़ें कर देना ये भी गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए। आज आप खुद पता है, एक मुद्दा मैंने ऐसे उठाया जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट खुद एक इन्वॉल्व है, जाने उसने एक गरीब को मारा, कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए भी, उसके लिए उसी के डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर केस दर्ज कर रहे हैं। तो सभी के लिए एक जैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो एक मानसिकता बनाई जा रही है उस पर वर्क करना है। क्या मानसिकता बनाई जा रही है? जैसे एक मानसिकता बनाई जा रही है कि हर मुसलमान बेकार है या हर हिंदू बेकार है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पांचों उंगली एक जैसी नहीं रह सकती। और मेरा बोलना है कि जो खराब भी हो गया ना, उसको भी सुधारा जा सकता है। जेल उसी के लिए तो बनाए हैं। जेल बनाया उसके लिए, लेकिन फिर उसके लिए कानून भी तो बनाए ना छुड़ाने के लिए। कानून हमने ऐसा बनाया है कि हमारे देश से जितने भी क्रिमिनल्स हो, जो भी गलत करते हैं, उनको बिना धर्म देखे, जात देखे उनको जेल में डाला जाएगा। डाला जाए, सही बात है। आप अगर ये बोल रहे हो कि आप मुसलमान तबके में क्रिमिनल्स ज़्यादा क्यों निकलते हैं, तो उसको लेके आप अपने इलाके में जिस भी पोजीशन पे आप कल को आओगे इस नागपुर शहर में, आप क्या करने वाले हो, क्या एक्शन लोगे आप? देखिए, पहले तो आप जो आपने बोला था अभी कि सब धर्मों के लिए कानून एक जैसा, बेशक सब धर्मों के लिए कानून, लेकिन वही एक जब आसिफा नाम की एक बच्ची का जब रेप होकर मर्डर हो जाता है ना, या कोई भी रहे, कोई भी मेरी बहन रहे, दिल्ली में जो हुआ, तो आसिफा के जब कातिल जेल से निकलते हैं तो उनका स्वागत होता है यही हिंदुस्तान में। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, ये भी बड़ी रूह को झिझोड़ देने वाली बात है। बिल्कुल है ना। तो इस पे भी ऐसे कोई लोग हैं जिनका दिमाग, दिल सटक जाता है, ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट से भरोसा, कॉन्स्टिट्यूशन से भरोसा उठ जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उनको देखो सज़ा दिया, हाँ। बेल लेना उनका राइट है, बेल लेके वो बाहर आ रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने उनका स्वागत किया, वो ग्रुप ऑफ पीपल को गलत माना जाएगा, वो गलत है, जिन्होंने ये किया वो गलत है, जो ये हुआ पूरा गलत है। बट इसके ऊपर गुस्सा आ जाना, और गुस्सा आप किससे निकाल रहे हो, शायद जिसने स्वागत किया उसके साथ नहीं निकल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो सोसाइटी को थोड़ा, मतलब मैं देखो हिंदू साइड ऑफ एक्शंस तो हम देखेंगे ही, लेकिन जो आपकी कम्युनिटी और अपनी कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी से प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि हमारे पास में या तो कुछ लोग हैं जिनके अंदर टॉलरेंस ही टॉलरेंस है, कि मतलब कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे, कि बस सब्र है।
और कुछ लोग इतने बेसब्रे हैं कि ज़रा किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर जाके कुछ ना कुछ कर देंगे। नहीं, वो तो मैंने आपको बोला, लैक ऑफ लिटरेसी है। लिटरेसी के साथ साथ उनको दीन की भी कमी है, कि दीन तो ये सिखाता है कि इतना सब्र होना कि सब्र का भी लेवल है। सब्र का लेवल है ना, करबला वाला वाक्य आपने भी सुना है, मैंने भी सुना, तो सब्र का लेवल है। तो दीन तो वो है, तो उसको दीन के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि हिंदुस्तान में ये भी होता है, ऐसे भी लोग हैं जो दोनों ही मजहब में गलत मानसिकता के लोग हैं। मैं आपको ये बता रहा था, ये हमको इस देश को ये मानना और जानना ज़रूरी है कि मुसलमान ये मानता है कि है हमारे पास में भी ऐसे लोग, लेकिन हम वो नहीं है। नहीं है, यही आपका बोलना है। सही बात और है। पूरा का पूरा जो इस कम्युनिटी को ये बोल दिया गया है कि ये लोग तो बस पूरे वही है। चलो मुझे बताइए, आप भी मेरे हाल फिलहाल के आप मुद्दे देखिए। क्या मुद्दों को आपने टच किया? मुद्दे तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने 2-3 ऐसे फ्रॉड के मुद्दे, और एक 3 साल की बच्ची का तो रेप हो गया था, उस पर मैं क्या ही बात करूं। वो तो लड़के को जेल में भी है, 3 साल की मासूम बच्ची थी। अभी मैंने हाल फिलहाल में जो फ्रॉड के मुद्दे उठाया, वो जितने भी क्रिमिनल है जिन पे केस लगा वो सब मुस्लिम है। तो एक मुस्लिम ही जाकर वो जात मज़हब देख रहा था कि वो तो सबके साथ फ्रॉड कर रहा था। वो तो हिंदू के साथ भी कर रहा था, मुसलमान भी जाकर मुसलमान के साथ भी कर रहा। तो मैं ये देखूँ कि यार वो मुसलमान है, मेरी नज़र में तो फ्रॉड कर रहा ना, वो गलत कर रहा, वो 420 है, चोर है। मैं तो उसके खिलाफ एक्शन भी लूँगा, कंप्लेन भी डालूँगा और मीडिया में भी आकर बोलूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं मुसलमान को देखकर डाइवर्ट हो जाऊँगा, अरे अपने वाला है छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक मॉडलिंग वाला एक मुद्दा था, कुछ क्या मुद्दा था वो लड़का था, वो मॉडलिंग के नाम पे कि आपकी बच्ची को, जैसे बच्चों किड्स की भी मॉडलिंग होती है, मुझे तभी पता चला होती है। हाँ, किड्स की होती है। और उनको बोलता था कि आपको प्राइज़ दिलाऊंगा, फर्स्ट रनर अप बना दूंगा, सेकंड रनर अप बना दूंगा, या विनर बना दूंगा, गोवा में शो हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है, ऐसे बोलकर उनसे पैसे लेता था। और वो ऐसा ना कोई शो हुआ, कुछ हुआ, उसने ऐसा फ्रॉड किया था जिसमें एक लड़की ने अपनी छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची को मॉडलिंग में लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 13 तोला सोना उसको दे दी थी। अरे बाप रे। तो ये चीज़ों पे भी मैं फिर गया, डीसीपी सर से मिला, उस पर केस हुआ। फिर वो लड़का ने भी 8 दिन का पीसीआर मिला, अंदर गया। फिर उसके बाद वो लड़का मिला भी मुझे, तो उसको भी रिग्रेट था ये चीज़ों का। तो उसने एडमिट भी किया कि मुझे देना है लोगों का। अभी थोड़े दिन पहले उस पर सेकेंड एफआईआर हुई, तो जिसने किया तो उसने कुछ आधा पैसा दिया, यानी उसके घर वाले इन्वॉल्व हो गए ना। घर वाले ये नहीं करते, एक लड़का करता है पूरा घर बदनाम हो जाता है। तो घर वाले भी कहीं ना कहीं ये पोजीशन पे आए कि हम धीरे धीरे करके, तो उसमें ऐसा भी 25-30 लोगों के साथ उसने किया था। तो उसने कुछ लोगों का दिया है, कुछ को वादा किया, किसी के साथ एग्रीमेंट किया है। तो ये भी तरीका है एक, कोई सुधर भी जाता है। अभी जो एक प्रकरण मैंने उठाया है MH मोटर्स का, ये तो कम से कम 25 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। क्या सीन है इसमें? ऐसा है कि गाड़ी लेना है मुझे, एक गाड़ी लेना, जैसे बर्गमैन अभी गाड़ी है, 1.5 लाख की गाड़ी है। तो सामने वाला बोलता था कि 70% डाउन पेमेंट दे दीजिए, 70%, 30% की EMI में बांध दूंगा, 70% जैसे उसने ले लिया, 1 लाख अमाउंट ले लिया, और 1 लाख में उसने सामने 15,000 दिया, 15,000 में उनने उठा लिया, और डाउन पेमेंट तो 15,000 दिया, 80,000 85,000 उसने रख लिया। पहले ये किया, उनको बोलता था 30%, यानी 50,000 की EMI लगेंगी जिस पे आपको 0 इंटरेस्ट लगेगा। तो वो 50 तो इनको लग रहा जो ले रहा है, लेकिन उसकी पूरी कितने की हो रही है? 1,35,000 की EMI बन रही है, और पूरी 100% की बन रही है, जिसमें टैक्स भी लग रहा है। तो उसने ऐसा घोटाला किया, यानी उससे 85,000 भी ले लिया, और उसके साथ ज़िंदगी भर का एक जोखम, उसको जाने 4,000 रुपये महीना का 36 महीने की उस पर EMI बांध दिया। तो ऐसे में भी ज़्यादा अधिकतर इसमें रोज़ खाने कमाने वाले लड़के फंस गए।
और इसमें कोई जात नहीं है, इसमें सभी जात के साहू लोग भी है, नहीं पटेल भी मेरे है। पहचान में कई लोग हैं। हाँ वही तो एक मैं तो बोल बहुत रहा हूँ। बड़ा इन्फ्लुएंसर है। हाँ वही मैं बोल, अरे मैं आपको बताऊँ लक्कड़गंज थाने में मैंने जहाँ कंप्लेन किया हूँ, हाँ। उनके डिपार्टमेंट का एक पुलिस वाले भी फंस गया उसमें। हाँ लेकिन वो उनने बंदों को बोला कि अभी बताना नहीं मेरा नाम, नहीं तो डिस्क्लोज नहीं करना। जब मैं डीसीपी सर के पास गया ये लेकर, तो सर ने तुरंत वही दिन 2 उस पर एफआईआर दर्ज कराया। और अभी लकड़गंज का ये आलम है कि मैं आने से पहले भी आया ना, 15 लोगों से मिलकर आया। एक बेंच लगा दिए सर ने एमएच मोटर वाली, जिसमें दिन भर वही कंप्लेन हो रही है। तो इतने लोग हैं। अभी आज मुझे उमरेट से कॉल आया, एक बहुत बड़ा प्रकरण है, कोई फिरोज नाम का लड़का है, फिरोज सरफराज, उन लोगों ने की है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बाप रे, मतलब लोग इतना दिमाग चला पा रहे हैं तो कोई कंपनी वंपनी बनाने में क्यों नहीं लगाते इतना दिमाग? ये प्रकरण में तो इतनी बड़ी कंपनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें इसके माउथ मार्केटिंग वाले लोग थे। हाँ ये काहे से फैला पता है? माउथ मार्केटिंग से। अरे यार वहाँ तो 50,000 काम में मिल जा रही है गाड़ी। बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, 15 लाख 20 लाख ऐसा भी है। अरे बाप रे, तो ये तो 3 लाख बच जा रहे यार गाड़ी पे, शोरूम गाड़ी मिल जा रही। मोबाइल फोन भी? नहीं मोबाइल नहीं है इसमें, 2 व्हीलर, इवन ऑटोस, हाँ। 3 व्हीलर, स्कॉर्पियो, थार, ऐसी गाड़ियाँ भी है इसमें। तो इन लोग कैसा लालच में माउथ मार्केटिंग हुई, हमको तो कर दे दिया। एक ने एक को बोला, दूसरे ने 4 को बोला, ऐसा करते करते उसके पास लोग पहुँचे। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ फिरोज़ ने करा, फिरोज़ के साथ कई फाइनेंसर कंपनी, बैंक के फाइनेंसर भी इन्वॉल्व है। इवन मैं बोल सकता हूँ इसमें आरटीओ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एक ही गाड़ी पे 4 बार कैसे इंश्योरेंस क्लेम हो जा रहा है 4 बार कैसे इसको 14 लाख का फाइनेंस हो जा रहा है उस पर। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी यंत्रणा किया उसने, बहुत प्री प्लानिंग किया और ऐसा टारगेट किया, और कम से कम 25 करोड़ के ऊपर का घोटाला करा। और अभी वो तो भाग गया, उसके साथ वाला एक अंदर है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जिसको पता नहीं वो क्या बोल रहे होंगे कि देखो मुसलमान के कौम के लोग कैसे रहते, ये बोलेंगे ना। एक ने कर दिया पूरी कौम भी खराब हो रही। उसने तो कौम नहीं देखा, उसमें 70% 80% मुसलमान को छोड़ दिया। इवन उसके सगे अंकल का लड़का, उसको खुद उसने 15-20 लाख की छोड़ दी थी। इसमें क्या है, ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ ही इतनी है कि इस पे आदमी काम करे तो पूरा दिन गुजर जाता है, पूरे वक्त गुजर जाता है। और लोगों की फिर एक्सेप्टेशन ऐसी हो जाती कि हर जगह मैं ही होना। नहीं सही कर रहे हो। लेकिन आप, मैं तो बोलना चाहूँगा कि आप जिन मुद्दों को पकड़ रहे हो ना, ये किसी को दिखते नहीं है। ये होते हैं, बंदा पुलिस स्टेशन में जाके ना सर पटकते रहता है। फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं खुद साइबर क्राइम के ऑफिस में गया हूँ, मेरा नहीं किसी पहचान वाले के, इसमें वो कंप्लेंट हो जाती है, वो बातचीत हो जाती है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ तो एक्चुअली क्या होता है, मेरे तक भी लोगों को अप्रोच करने का रीज़न जितना मैंने एनालाइज किया, कि मैं एक आला अफसर के पास चले जाता हूँ, बड़े अधिकारी के पास, और उनको समझाता हूँ। और मैं आने से पहले भाई बोलता हूँ मुझे सबूत दो, ऐसी कुछ भी आधार पे ऐसा नहीं होता है, सबूत दो। और मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि भाई इस पे केस बैठ सकता है, सबूत है। फिर अपन अपने ऑफिसर को बताओ या उसके ऊपर चले जाओ, डीसीपी साहब का। अभी तक तो मैं बताऊँ, राहुल मदने साहब के पास मैंने कम से कम 4-5 फ्रॉड के केस कंप्लेन दर्ज करवाया, और बिल्कुल जेन्युइन केस है। आपने देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया और भी न्यूज़पेपर में भी आया था ये एमएच मोटर्स का। तो ये तो एक खुद इतना बड़ा मुद्दा है। फिर डीसीपी सर खुद इतने यानी ज़बरदस्त सटीक है कि अपन कभी जाओ तो फिर वो मुद्दों पे बात आते हैं कि अभी आगे क्या हुआ है, अपन कैसा कर रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं। तो मेरे तक अप्रोच का मुझे ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि एक जाकर बात रखता है हमारी, और कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलता है। सोल्यूशन निकले तभी तो मज़ा है। मेरी तो कमाई वही है, मेरे को तो कोई कमीशन नहीं देने वाला, पैसे मिल रहे थे वापस। लेकिन मेरी कमाई वही है कि भाई एक गरीब का काम हो गया, एक ज़रूरतमंद को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैं खुश हो गया, ठीक है। तो आप पैसा कहाँ से कमाते हो? पैसे मेरा बिजनेस है छोटा मोटा। किस चीज़ का? मैं एजेंट हूँ एपीएमसी में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। अरे वाह। वो मेरा एक बिजनेस है। और भी है, मेरा लॉन है वहाँ पे, कैटरिंग के मेरा सामान है। अर्निंग छोटी मोटी है मेरी। विदाउट अर्निंग तो होता नहीं है, विदाउट अर्निंग कुछ भी नहीं होता। हाँ
मैं एक ज़्यादा अर्निंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो फील्ड में हूँ मैं इतना ग्राउंड लेवल काम करता हूँ कि मैं इतना टाइम बिजनेस पे नहीं दे पाता हूँ। साथ में मैं स्टडीज़ भी करता हूँ, तो इतना मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अर्निंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट तो आप अर्निंग फिर पॉलिटिक्स में क्यों हो? क्या आप पॉलिटिक्स से पैसा कमाना चाहते हो? पॉलिटिक्स, देखिए पावर बहुत ज़रूरी है। पावर कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। आज मैं इतना, एक दायरा है मेरा, उतने दायरे पे मैं काम कर रहा हूँ। कांग्रेस का एक पदाधिकारी रहकर, एक माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट रहकर, जब मैं एक एनएमसी का कॉरपोरेटर बनूंगा तो मेरा दायरा बढ़ेगा, मैं ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकूंगा। फिर आगे मैं और कोई इलेक्शंस रहे, कंटेस्ट करा, तो जब तक आपके पास कुछ पावर नहीं रहेगा। आज मुझे बताइए विक्की कुकरेजा कितने बड़े बिल्डर है, बिल्कुल है ना, टॉप के बिल्डर है नागपुर में। जितने भी बड़ी बड़ी ऐसी मुंडी जाती है तो उन्हीं की बिल्डिंग है। तो वो क्यों एनएमसी के कॉरपोरेटर है, उनको क्या ज़रूरत है? तो पावर कहीं ना कहीं ज़रूरी है ना। एनएमसी लेवल पे काम हो जाएंगे, जो एकदम जाने ऐसी भी गलियाँ है कि सामने गटर बिल्कुल खुले, कई साल से काम नहीं हो रहा है, तो अपने फ़ोन करने पे, वो तो अभी मैं कॉरपोरेटर नहीं भी हूँ तो करवा देता हूँ। अच्छा, मेरे को बताओ, आपने मुस्लिम एरियाज़ में किन तकलीफ़ों को देखा है? क्या प्रॉब्लम से एक मुसलमान जो झोपड़पट्टी में रहता है वो गुजरता है? देखिए अपने तो, जैसे सेंट्रल नागपुर की अपन बात करेंगे, सेंट्रल नागपुर में स्लम एरिया है। स्लम एरिया जैसे गरीब नवाज के पीछे बानखेड़ा, डोभी ऐसा इलाके हो जाए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो पानी की दिक्कत आती है। पानी आता नहीं है या पानी भर जाता है? बारिश में पानी जो भर जाता है, क्योंकि वहाँ पे नाले भी है, उसका अलग ओवरफ्लो होता, बारिश का पानी अलग भर जाता, वो दिक्कत आती है। उसके बाद बीमारियाँ फैल जाती है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉरपोरेटर लेवल के वहाँ इतने काम हैं जिससे छुटकारा मिल सकता है। जैसे वहाँ के होल सोल कई बहुत पुराने कॉरपोरेटर हैं, अलग पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें ग्राउंडों को कैप्चर कर कर रखे। ग्राउंड के लोगों के लिए गेट नहीं खुलता है, क्योंकि उनने लीज पे ग्राउंड लिए, तो गेट नहीं खोलते, यानी इतना भी हाइट हो गई है। बीच में गुलशन प्लाजा कर उनका एक्सीडेंट हुआ था इटली में, तो वहाँ पे मैयत की नमाज़ पढ़ाई गई, तो वो मुस्लिम ग्राउंड का गेट नहीं खोला। तो मुझे लगता है जब मेरे पास उतना थोड़ा पावर होएगा। कौन सा? मोमिनपुरा जो मुस्लिम ग्राउंड है? मोमिनपुरा का जो यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड है, हाँ, वो किसका है? वो लीज पे है यंग मुस्लिम वालों के, लेकिन वो जो जिनके हाथ में है वो एक्स कॉरपोरेटर है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है उनका? कामिल अंसारी साहब। हाँ। तो उनका ऐसा है कि भैया मेरे को एक चिट्ठी दो, हाँ। तो मैं खोलूँगा। जाने वहाँ के लिए वो मुद्दा भी मैंने रेस किया था एनएमसी में। वहाँ पे हर जितना भी आने और जाने का रास्ता है उस पर पोल गाड़ दिए गए। पोल ऐसे गाड़ दिए गए कि आप एक्टिवा भी नहीं निकाल सकते, और उसके अंदर 400 घर के गेट है। तो वहाँ अगर से किसी को हार्ट अटैक आ गया तो एक एम्बुलेंस नहीं घुस सकती, किसी की मैयत हो गई या किसी के घर पे आग लग गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस सकती। उसके लिए लोग मेरे पास आए, मैं एनएमसी गया कई बार। एनएमसी में मैं कमिश्नर से मिला, चौधरी सर जो है वही थे जब भी, और हमारे राठौड़ सर थे आयुक्त, वो उनसे मिला। उन्होंने बोले करेंगे। मैंने बोला सर कम से कम 2 रास्ते के तो पोल निकाल दो कि एक मैयत का डोला ही चले जाए। तो वो भी नहीं हुआ। तो वो जो मैदान को हम लोग देखो, एक गेट है उधर से बाजू से, एक बड़ा और एक पीछे से है छोटा, मतलब नहीं, एक बड़ा गेट है। हाँ, ये बड़ा गेट है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 या 5 गेट है, छोटे छोटे गली। अच्छा, उसमें भी पोल गड़े हुए हैं। हाँ, उसमें से भी आप गाड़ी भी नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, अपने ग्राउंड के लिए 400 घर उस ग्राउंड के उस तरफ रहते हैं। हाँ। और उनके पास पहुंचने के लिए जो गाड़ी से रास्ता है वो पूरी तरह ब्लॉक्ड है। नहीं। हाँ ठीक है, अभी क्या हुआ फिर, वो हम लोगों ने जो किया, जितने भी बार मैं उन लोगों के साथ गया, तो फिर उसके लिए कमिश्नर ने एक ऐसा रास्ता निकाला था कि एक 20 फुट का फुटपाथ पास किया, 60 लाख की उसने कुछ फाइल पास किया कि ये फुटपाथ बनेगा। उसके बाद में ठीक है, वो फुटपाथ भी बन गया, उसके बाद भी वो पोल नहीं निकले। तो ऐसे लोग हैं। किस वजह से पोल लगे हुए हैं वो? अब वो जो यंग मुस्लिम ग्राउंड है
उनका बोलना है कि ग्राउंड पे गाड़ियाँ आएंगी तो ग्राउंड ख़राब होगा, मुझे ऐसा लगता है। या वो बोलता है कि यहाँ नशा ज़्यादा होता है। डिमांड तो सही है लेकिन उनकी भी। ठीक है ना, तो अभी तो पाथ बन गया 20 फुट का, वो तो ग्राउंड पे नहीं है, उस पे तो गाड़ियाँ आ सकती है। यानी ग्राउंड पे बच्चे खेल रहे, ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो एक आदमी जिसको सही वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंचाया जा सकता था तो वो बच जाता था, वो नहीं जा पा रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है और मर जा रहा है, तो ये भी तो गलत है ना। यही सब मांगे थी। अब वहाँ के लोग तो ये ऐसा हुआ कैसे? मतलब लोग ऐसे कैसे फंस, उनका घर वैसे फंस कैसे गए उस तरफ? स्लम एरिया है, हाँ, जो जगह तो थी पहले भी मैदान से ही जाना आना होता था? हाँ, बाउंड्री वगैरह हाँ, बनने के हाँ, पहले? हाँ, मैदान से ही होता था सब। तो मैदान, जब से मैदान है तब से वो रास्ता था जाने के लिए? था, ये कुछ सालों से इसने बंद किया है, कुछ साल हुए। ठीक है ना, 6 रास्ते हैं, 4 बंद कर दो, 2 तो खोल दो, और आप अपना एक ऐसा चौकीदार बिठा दो कि आपको लगे नहीं यार जिनाइन है, इसको जाने देना चाहिए, तो उसकी गाड़ी देना चाहिए जाने उस पे आप बैठकर एक हुकुमशाही, वही हो गया ना, हुकुमशाही हो गई कि मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम हुआ मैं बिना चंदे से यहाँ का गेस्ट रहूँगा, सीट पे बैठा रहूँगा। तो वैसे लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो हो रहा है। फिर और भी जगह है, डोबी जैसी बस्ती है, अभी वहाँ रेलवे का एक मैटर चालू है, सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे से वहाँ नोटिस मिले है 143 घरों को तोड़ने के, तो उस पर भी वर्क चालू है, उस पर हम लोगों ने काम किए, रिहेबिलिटेशन के लिए उनको कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं करे और नोटिस दे दिए तोड़ने के। 3 तारीख का नोटिस था, 3 नवंबर का, तो वो लोग भी मेरे पास आए, मैं उनके साथ विकास भाऊ को इन्वॉल्व किया, मैंने विकास ठाकरे को, फिर हम लोग डीआरएम ऑफिस गए, फिर डीआरएम साहब से बात की है विकास भाऊ ने कि भाई जब तक एसआईआर के तहत इन पे, मैं खुद बोले सीएम से बात करूंगा और हमारे जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, उनसे बात करूंगा, जब तक इसका कोई इनको एक जगह, एक शेल्टर ना दिया जाए तब तक तो ये खाली नहीं हो सकते। फिर हम लोग उसके लिए भी डीसीपी सर को मिले, डीसीपी सर ने सर्वे किया, सर ने खुद फिर रेलवे वालों को बोला कि आपने ये कैसा दे दिया, यहाँ तो 3-3 माले के घर बन गए और 600 घर, 650 घर है, उसमें से 143 घर कैसे तोड़ेंगे, उस पर काम चल रहा है। फिर कोर्ट में भी उसका चालू है। ऐसी सब चीज़ों से जुलझ रहे हैं वहाँ के लोग। फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होती है जैसे नशे की, ये वे, इसके लिए भी हम लोगों का काम चालू है कि इसको कैसे रोका जाए। तो एक बड़ी चीज़ है, एकदम सडनली नहीं होगी। मुस्लिम एरियाज में लाइब्रेरीज क्यों नहीं खुलती हैं? है, लाइब्रेरीज है, कितनी लाइब्रेरीज है? लाइब्रेरीज है। अगर अपन मोमिनपुरा के केस में देखें तो एक मुस्लिम लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो बन रही है ना, ई लाइब्रेरी बन रही है। हाँ, तो उसके अलावा भी छोटी लाइब्रेरीज है, 2-3 है। वहाँ भी हमारी जो कांग्रेस की लीडर है, उनके बोलने पर अभी वहाँ पे न्यूज़पेपर और पूरे मैगजीन स्टार्ट हुआ, नहीं तो कुछ आता नहीं था वहाँ। नहीं, मतलब मैं वो लाइब्रेरी बोल रहा हूँ जिसमें किताबें होती है, बच्चे जाके पढ़ सकते वो हैं। एक ही बन रही है अभी तो फिलहाल में, ई लाइब्रेरी। उसके लिए भी वर्क करना है ना, उसके लिए भी काम करना है, लेकिन उसके लिए पहले अवेयरनेस करना है हमारी कौम में पढ़ाई के लिए, जो कि हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप खुद एक सर्वे लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अभी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पढ़ाई में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में और गवर्नमेंट के कोटे में बहुत सी चीज़ों में ज़्यादा आ रहे हैं। ये लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़ कर क्रिमिनल बने और जेल में पड़े रहे। तो इस चीज़ों को लेकर अवेयरनेस आ रही है, चालू है काम। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरा भी एक कोई इतना बड़ा लेवल, कॉरपोरेटर भी बच जा रहा हूँ, तो मेरा कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है कि मैं ये लेवल पे काम कर लूँ। उसके लिए मुझे कुछ जो मेरा बैक है, जो मेरे लोग हैं, उनके साथ मेरे को काम करना है। ये एक पॉलिटिकल में मैं कैसा फ़ायदा दिला सकता हूँ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं पर्सनली खुद जो कर रहा हूँ और करने की मेरी सोच है वो एक अलग चीज़ है। किन किन इलाकों से, मतलब कितने एरियाज बन रहे हैं आपके, अगर आप कॉरपोरेटर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो?
नहीं, मैंने जो एरिया से डाला है वो तो मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं बताऊँ। हाँ, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये देखें कि अभी आने वाले इलेक्शन में आप जिन एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हो वहाँ के मसले क्या है और आप किन मसलों पे काम करोगे। ये जो सब मसले मैंने बोला, ये मसले हैं। ये सारे वो मसले हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, बट जब आप कॉरपोरेटर बनते हो तो आप 5 साल वहाँ रहने वाले हो। 5 साल में काफ़ी बड़ा टेन्योर होता है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो आप मतलब 5 साल तक, अब अगर जनता आपको चुन के लाना चाहती है तो क्यों चुन के लाए? क्यों चुन के लाया? अच्छा, मैं जाने एक अपील कर दूं अपना। हाँ, मतलब आप मेरे से बताओ। हाँ। कि मैं अगर देखो, मैं नागपुर का आम आदमी, ओके, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके एरिया जहाँ से आप इलेक्शन लड़ोगे, मैं शायद वहाँ रहता भी नहीं हूँ, बट मैं उस एरिया में रहता हूँ जिस एरिया में मैं अभी इस वक्त अपन बैठे हुए हैं। यहाँ के प्रॉब्लम्स अलग है, आपके एरिया के प्रॉब्लम्स अलग है। डेफिनेटली। मैं जानना चाहता हूँ आपके एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आप 5 साल में क्या करोगे और क्यों आपको वोट दिया जाए? हाँ, वोट देना चाहिए या चुन कर लाना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ, बहुत इजीली अवेलेबल हूँ। और दूसरी बात, जो एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो एरिया में मेडिकल फील्ड की बहुत ज़रूरत है ना, क्यों डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं उनको अवेलेबल होती है जो होना चाहिए। एक वो, दूसरा जो हमने बात की सलम में गंदगी और जो एक गुंडा राज टाइप चल रहा है, वैसे लोगों की आवाज़ बनने के लिए। तीसरा पढ़ाई, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लिटरेसी जो रेट है हमारे जो लोगों का कम है मेरे को लगता है, तो उन लोगों में कैसा मैं कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट स्कूल ला लूँ, ग्रांटेड की स्कूल ला लूँ, या जो पुरानी स्कूल है उसमें कुछ नया कोर्सेस ला लूँ जो इजीली अवेलेबल हो, हमारे घर की बच्चियाँ पढ़ ले और आगे उनका एम्प्लॉयमेंट की कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाए, उस पर मैं वर्क कर सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में विजन है। और क्या होना चाहिए बताइए? और एक कॉरपोरेटर में आपको क्या लगता है, क्या कमी रहती है और क्या होना चाहिए? नहीं, आपने जो मुस्लिम बच्चियों के बारे में बोला, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रेस्ड हूँ इस चीज़ से कि आप मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन की तरफ और ज़्यादा इंगेज करने की कोशिश करोगे। डेफिनेटली, और हो रही है। अभी मैं आपको बताया शायद मैंने कि महाराष्ट्र से पहली IPS है, उसका नाम अदीबा है, यवतमाल से, ऑटो वाले की लड़की। तो उसने कितनों को इंस्पायर कर ली, और ऐसे कई नागपुर में है जो हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐसे NGO से जुड़े हैं जो हेल्प करते हैं पूरा। उसको अगर से UPSC में जाना है तो उसके लिए, उसको पुलिस विभाग में जाना है तो उसके लिए, हर चीज़ पे वर्क हो रहा है। ऐसे NGOs है जो मेडिकल फील्ड में भी काम करते हैं। मैं सबसे थोड़ा थोड़ा जुड़ा हूँ, जिसकी ज़रूरत मेरे को, जिससे ज़रूरत है मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ, या उनको मेरे से ज़रूरत है वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी कम्युनिटी के जैसे बड़े बड़े ये रहते हैं, कमिटीज़ रहती है, उनसे भी मैं जुड़ा हूँ। वो लेवल पे भी मैं काम निपटाता हूँ, लोगों को पता है। और मैं मोमिनपुरा में कितने लेडीज़ वॉशरूम्स हैं, मतलब अगर आप बताओ? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोगों ने कई बार इसका निवेदन दे दिया है लेडीज़ वॉशरूम का। मेरे ख्याल से एक भी नहीं है। तो क्यों नहीं है, मतलब जबकि मार्केट लेडीज़ के लिए है वो? हाँ, हमने बोला है, कई बार बोला है कि जो एक वो अपना हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ लेडीज़ का, जिसको आपा गली बोलते हैं, और ईद और दिवाली जाने वहाँ सब मज़हब के लोग आते हैं। चूड़ी गली जो बोलते हैं। चूड़ी गली, उसी को आपा गली भी बोला जाता है। उसमें सभी मज़हब के लोग आते हैं। तो वहाँ के लिए हमने कई बार, इवन मैंने क्या, कई अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ने भी कई बार कोशिश करी, मैंने करा, कई मेरे कांग्रेस के लीडर्स ने, वहाँ के लोकल लीडर्स ने करे। तो उसके लिए भी वर्क करना, ये बहुत। तो NMC के पास मोमिनपुरा में कोई लैंड नहीं है जहाँ पे वो वॉशरूम बना सके? है ना, फिर है ना। तो इन लोगों ने अब तक इनिशिएट क्यों नहीं किया? इनिशिएटिव नहीं लिया क्योंकि ऐसा आदमी नहीं है ना बोलने वाला। कौन? ऐसा लड़ने वाला नहीं है। कौन? अब लड़ना क्या है भाई? औरतों को मार्केट के बीच में एक भाई, वॉशरूम नहीं है, आपके पास जगह है, आप बना क्यों नहीं रहे हो? तो मेरे जैसा बंदा जाए, एक औरत तो नहीं जाएंगी जिसको वॉशरूम आया था और वो नहीं कर पाई। नहीं, लेकिन वो जाएंगी क्या कमिश्नर के पास? मुझे आप बताओ। मेरे ऐसा बंदा जाएगा, जाकर बोलेगा कि ये फला फला जगह है, यहाँ पे आप कर सकते हो, करो।
कंटिन्यू उसके बाद जा जाकर बोलेंगे तब तो जाकर होगा। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है, एनएमसी को घर से कितना टैक्स वसूल करना है ये समझता, एनएमसी को ये समझता कि इसका रोड के ऊपर इतना ठेला लगा हुआ है, इसको उठाना है। अतिक्रमण एनएमसी को ये नहीं समझता कि एक पूरा का पूरा मार्केट है, उसके बीच में वॉशरूम नहीं है लेडीज़ के लिए, और इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। अब हाँ ठीक है, आप जाओगे बताओगे, हम क्यों जाए और बताएं भाई, हमने तो आपको एक बॉडी बनाया है ना शहर में, आप टैक्स लेते हो, आप बाकी सारी चीज़ें करते हो। अगर मैं कोई बैनर लगा रहा हूँ, होर्डिंग लगा रहा हूँ, तो मैं उसमें भी एडवर्टाइजिंग टैक्स दे रहा हूँ, तो फिर हम क्यों बताएंगे आपको? खैर मैं कॉरपोरेटर बन गया तो कोई ना कोई लैंड तो मोमिनपुरा रहे या कोई भी जो भी जहाँ से मैं लड़ लिया, मेरा मुद्दा है ठीक है, मैं मोमिनपुरा से लड़ लिया और वहाँ से जीत गया। हाँ, तो एनएमसी ने नहीं बनाई तो मैं बना दूंगा, और कुछ बस यही हमारे यंग पॉलिटिशियंस से नागपुर शहर की डिमांड है। बिल्कुल करेंगे हम। और भी अब थोड़ा मुझे बताइए, मुझे तो ठीक है, ये तो है एक डिमांड है, हाँ ठीक है, और बहुत बेसिक चीज़ है मुझे लगता है वो। और भी ऐसे मुद्दे और एक मुद्दा है मेरे पास, मोमिनपुरा में थोड़ा अंदर जाएंगे तो वो जो पीछे वाला हिस्सा है, जो ग्राउंड का हिस्सा है, हाँ, ग्राउंड से हम सीधा जाएंगे किधर, वो कचरा फाटा आता है, टोपी जो पूरा कचरा नाला है, वो जो आपको मोमिनपुरा का जो कड़बी चौक से जो आ रहे हैं उधर से भी आप अंदर हो सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे कचरा फाटा करके पूरा एक एरिया है, आपने देखा है, वहाँ पे लोग घर से लाके कचरा फेंकते हैं। हाँ, तो ये एक मुस्लिम इलाके के अंदर एक कचरा फाटा है, लोग रहते हैं अपने घर के सामने कचरा फेंक रहे हैं। डोबी में जो लोग रह रहे हैं और जहाँ पे रेलवे बोल रहा है हमारी जगह है, और वो जो लोग रह रहे हैं, वो धारावी के बारे में सुना है ना आपने? धारावी तो वो छोटी धारावी है, वहाँ 10 बाय 10 के रूम में 5 लोग रह रहे है ना, जाने वो नहारे कैसे, खारे कैसे, और भी डोबी वाला एरिया कौन सा है, मतलब मोमिनपुरा के आप बोल रहे हैं ना, वहाँ से लेफ्ट डाले तो वहाँ से वो स्लम पूरा शुरू हो जा रहा है। कहाँ तक वो चल रहा है? रेलवे की जो क्रॉसिंग है, यानी 5 पावली का जो काम चालू है उसके इधर तक वो पूरा एरिया डोबी है, भानखेड़े का पीछे का पूरा एरिया डोबी है वो। तो जब रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे बोल रहा है हमारी जगह है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कचरा साफ करने की। उसने तो कचरा इंसानों को समझ लिया, वहाँ के घर वालों को समझ लिया, उसको साफ करना उसके लिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। एक कॉरपोरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कचरा साफ करवाए, ये करवाए। मैं समझ रहा हूँ आप कॉरपोरेटर नहीं है, नहीं है ना, तो वो उनका ध्यान क्यों नहीं है? अभी 3 साल से तो कोई कॉरपोरेटर ही नहीं है। मैं शायद आपको कचरा फाटा वाली जगह बता नहीं पाया, मैं आपको फिर एक बार, कड़वी चौक से जो हम आ रहे हैं, हाँ, नाला ब्रिज क्रॉस किया, बोगदा क्रॉस किए, लेफ्ट लिए, राइट लिए, लेफ्ट लेके पहली गली में राइट लिए, सामने जाओगे आपको कचरा फाटा मिलेगा। मतलब अब उसको जो भी नाम दिया गया है, मेरे सामने एक आदमी उसी घर के आसपास, मतलब उसी कचरे के आसपास से लुंगी में आता है, अपने ही घर से निकल के, और ऐसा फेंक के चले जाता है। तो मेरा बोलना ये है कि आप अपने घर के सामने कचरे का एक कूड़ा आपने बना दिया है, बाहर के लोग फेंक रहे हैं, उनको रोकना छोड़ के आप खुद भी वहीं फेंक रहे हो। तो फिर वो तो वहाँ के रहवासी की गलती है। वो तो वहाँ कचरे की गाड़ी रिलेट कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, कचरे की गाड़ियाँ आती है, लेकिन जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती। अब मैं आपको कचरे टप की बात निकली, तो गीतांजलि में कचरा टप है। थोड़े दिन पहले तहसील पुलिस से आप पता लगाना, 1 साल के बच्चे को फेंक कर गया एक ने, जिंदा बच्चे को। क्या बात कर रहे हैं? फिर ये क्या है? तो मैं इंसानों पे वर्क करूं कि वहाँ के कचरे को देखूं। वो बच्चे की किस्मत थी कि कुत्ते उसको खाए नहीं। बाप रे। किसी ने सुन लिया, पुलिस को बुला लिया, और बच्चा भी अच्छा है और हेल्दी बच्चा है, लेकिन अभी तक पता नहीं, क्योंकि पुलिस काम कर रही है उस पर। ये हिडन चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पुलिस से पूछता हूँ, पुलिस भी बता रही है। वो दिख भी गया जिसने भागा, लेकिन उसका फेस नहीं दिख पा रहा है। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप मेरे को वही कॉरपोरेटर में ढूंढ रहे हो कि वही गटर के और नाले के काम करेगा, तो ठीक है, वो तो करूँगा ही मैं। तो मैं जब अपने घर का गटर साफ कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन एक ये इतनी बड़ी जो जिम्मेदारियाँ है, ये कौन करेगा? यानी ये नहीं, जब हम लोग जब पॉलिटिशियंस से बात करते हैं ना, तो देखो 2 तरीके के मसले हैं।
एक मसला है कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरा कचरा नहीं उठ रहा, ये मसले हैं जो मेरे बेसिक डेली के मसले, ये रहेंगे तो मैं काम पे जाऊंगा, मैं बाकी चीज़ें कर पाऊंगा। फिर आते हैं वो मसले जिसमें किसी आम आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहाँ उसकी जो फैमिली पर्सन की थी वो डेड बॉडी रोक ली गई, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ध्यान नहीं दिया गया, या फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर कोई नहीं ले रहा है। ये एक टाइप के मसले आते हैं, और ये सारे मसलों के लिए तो आपके पास आना ही है। और वो सारे जो मेरे बेसिक मुद्दे हैं जिससे मेरे घर में पानी आएगा तो मैं फिर दूसरे काम कर सकूँ, वो भी मुद्दे हैं आपके। आने वाला कल जो यूथ यहाँ पे है, ये क्या हमेशा इसी तरीके से जैसे ही 18 साल का होएगा बाइक लेगा और वही सब करते रहेगा, या फिर हम कुछ करेंगे इस कौम के लिए कि लोग जब उम्र को आए तो सही राह के तरफ चले। आपने बोला हम दीन सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। दीन हम 70 साल से सिखा भी रहे हैं इसी देश में, दीन पाकिस्तान में भी सिखाया जा रहा है, लेकिन आप देखोगे पाकिस्तान में भी यूथ बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इंडिया में भी जो मुसलमान रहते हैं इन लोगों में भी यूथ के साथ बहुत ज़्यादा ये। तो आप यूथ लीडर हो, मेरा आपसे ये सवाल है कि इन यूथ को कि जैसे ही कोई 17-18 साल की उम्र में आ रहा है, उस उम्र में जिस उम्र में ये सब चीज़ें चालू होती है, हो सकता है आजकल पहले ही हो जाती है, हमारा इस कौम के इन बच्चों के तरफ क्या प्रोजेक्शन है, क्या कर रहे हैं हम, मतलब क्या करेंगे इसका? देखिए, मैंने आपको बोला था दीन सिखाएंगे, 70 साल से सीख रहा, वो वे में नहीं बोला था। मैंने बोला था कि एक मुसलमान को जानना पड़ेगा कि उसके दीन में क्या है, इस्लाम में क्या है, इस्लाम क्या चीज़ की परमिशन देता है और क्या चीज़ की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। उसके साथ मैंने बोला था कि दुनियावी जाने जो अभी का एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अभी क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो में क्या है, ये सब सिखाना ज़रूरी है। और जब तक मेरे नज़र में एक घर का बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा नहीं बनेगा तो उसके घर में एम्प्लॉयमेंट शुरू नहीं होगा। मोमिनपुरा में मैक्सिमम लोग रोज़ खाने कमाने वाले हैं, है ना। अच्छे लोग भी है, अच्छी इंडस्ट्री वाले भी है, अच्छी फैक्ट्रीज़ वाले लोग भी है ना, जिनकी फैक्ट्रीज़ है, जिनके यहाँ खुद 300-400 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी है। और रोज़ खाने कमाने वाले ज़्यादा लेवल का तबका। तो हमारी बात हुई थी जो रोज़ खाने कमाने वाला आदमी है वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उस पर वर्क करना है। तो हम एज अ कम्युनिटी कोई एक ऐसी जगह क्यों नहीं बनाते जहाँ पे ये बच्चों के ऊपर ध्यान रखा जाए? चालू है, ऐसा नहीं है। देखो, सडनली सब नहीं हो जाता है, नहीं, बट आपके बड़े प्रोजेक्ट है, आपके पास ये मसला आज का नहीं है, और जब तक कोई इसके तरफ काम नहीं करेगा वो शुरू भी नहीं होगा। हाँ, चालू है ना, काम इसका चालू है। आपको तो देखिए, अभी क्लासेस चालू है इसकी, ऐसी कई फ्री क्लासेस बता दूं मैं, जो ट्यूशन क्लासेस चालू है, ऐसे कई जो मेरे पहचान के टीचर्स हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं अपन? ये जो मान लो अगर एक 15 से 18 साल का जो लड़का होता है, एक मुसलमान जो डोबी या किसी भी तरीके के इलाके में रह सकता है, वो बुरी आदतों में नहीं पड़े, इसके लिए हम क्या इनिशिएटिव आज से ले रहे हैं? और आगे जो होगा वक्त के साथ वो चीज़ इम्प्रूव होंगी, वक्त के साथ ये लोग इन सब चीज़ों में जाना बंद कर देंगे, वो तो होगा। पॉइंट ये है कि आज हमने क्या शुरुआत की है कि 15 से 18 साल का जो है बहुत ही टर्निंग पॉइंट और बहुत ही नाजुक उम्र है। मैं भी गुजरा हुआ, असल में लड़के वहीं पे डगमगा जाते हैं वहीं पे। तो हमको कई ऐसा लगा जैसे मुझे कि मेरे कौम के बच्चे बहुत नशे कर रहे हैं, तो हमने इसमें इनिशिएटिव लिए। सीपी क्या मुसलमान पानठेले वाला दूसरे कम उम्र मुसलमान बच्चे को सिगरेट बेचना बंद करता है? देखिए यार, वो एक अलग हो गया। सिगरेट पीने वाले, सिगरेट तो सिगरेट एक चीज़ हो गई। पीने वाले खत्म हो सकते हैं नागपुर में? नहीं हो सकते। लेकिन जो खर्रा खाने वाले, हाँ, क्यों नहीं हो सकते? खर्रा और सिगरेट वाले, इस पे वर्क हो सकता है ना, खर्रे पे। इस पे तो हम आपको पता है, एक चीज़ पता है आपको, जैसे हम लोग जब ये इस पे काम कर रहे थे तो हमको ही एक हमारे साथ के एनजीओ वालों ने एक लिया फ्री नशे का एक कार्यक्रम लिया, तो उसमें हमको पता चला कि नागपुर जो है, जो कि ऑरेंज सिटी सारे वर्ल्ड में जानी जाती है, तो नागपुर अभी ओरल कैंसर के नाम से वर्ल्ड में नंबर 1 की सिटी है। पता है? खर्रा कैपिटल नहीं, ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा पेशेंट पूरे वर्ल्ड में नागपुर में। तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है।
इस पे कैसा वर्क कर सकता है, इस पे तो आपकी ही कम्युनिटी का बंदा बेचता है, 40 से 50 साल की उम्र के जो चीचा लोग हैं जिनकी दुकानें हैं वही बेचते हैं, उनकी ही कौम का बच्चा खरीदता है। ठीक ना वो उसको रोक रहे हैं, ठीक ना वो डर रहा है, ठीक। ना वो रिस्पेक्ट रही है, ना वो माहौल रहा है। देखिए उसको रोका पूरी तरीके से नहीं जा सकता, पहली बात, क्योंकि जो भी चीज़ बैन होती है ना वो डबल और ट्रिपल में चलती है, आपको भी पता है ना। हाँ, इस पे उसको ये कर सकते हैं कि उसको खर्रे को आयुर्वेदिक मोड़ दे सकते हैं। कैसा? जैसे खराब सुपारी, वो तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर पुलिस प्रशासन ने काम करना चाहिए कि पान ठेले तक खराब सुपारी नहीं पहुँचे, पहला। दूसरा, जो केमिकल्स वाले टोबैकोस आते, कि तंबाकू आज से चल रहा है इंडिया में, टोबैकोस कब से चल रहा है? औरतें टोबैकोस का हुक्का पीती थी, तो नेचुरल है ना, वो तो नेचुरल चीज़ है। नेचुरल को उनने क्या बना दिया? आर्टिफिशियल बना दिया, सेंटेड डाल दिया, पूरा नकली कर दिया, उसके वजह से ये फैल रहा है। क्योंकि मैं खुद ऐसे कई लोगों से मिल रहा हूँ जिसके घर में जवान लड़के को ओरल कैंसर, उसके लिए जहाँ से मदद पहुँच सकती मैं कर रहा हूँ, जहाँ से दौड़ना भागना। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे ही करीब है और जिनका पान ठेला है ना। तो इसको कैसा चेंज कर सकते? तो कैसे ये चेंज तरीका कर सकते? आप देखिए, आपके पास एक एरिया है जहाँ पे, मेरा बोलना ये है कि इस वक्त कौम की हालत बहुत ख़राब है। अरे आप बोल रहे हो कि कौम का ही आदमी खर्रा बेच रहा है, कौम का ही खा रहा है, उसी को कैंसर हो रहा है। और बेचने वाला भी। नहीं, ये आप तक पहुंच रही है क्योंकि ज़्यादा लेवल पे पान ठेले मुसलमान के। हाँ, नहीं, मेरे एरिया में ऐसा भी पान ठेला है जो हिंदू का है, नहीं पॉइंट ये नहीं उससे है खर्रा खाने वाला मुसलमान को कैंसर हुआ है और उसकी इंतकाल भी हो गया है, Point जबकि ये नहीं है। उसका रियल ब्रदर बहुत बड़ा डॉक्टर है। हाँ सही है, समझ रहे हो? आप जो बोल रहे हो तो बिल्कुल सही इसमें है। क्या है, हम जो जिहाद की बात कर रहे थे नफ्स की, हाँ तो ये भी नफ्स में शुमार है कि कैसा कंट्रोल करे खर्रा खाना। देखिए, बुरी चीज एक तो जिसको लग गया है, हाँ। हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। वो कर जिसको लग सकते गया, हैं। नहीं मेरा बोलना ये है कि उसके पीछे हम क्यों वक्त बर्बाद करें जिसको लग चुका है। जिसको मैं बोल रहा हूँ लग- जो बच्चे हाँ, अभी बड़े बचाना। हो रहे हैं, जो बचा आगे कैसे आ सकते रहे हैं, हैं, बचा कैसे सकते हैं? हाँ, इनको हम क्यों नहीं क्या रोक पा रहे? अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है, अब उसको कैसा अपन जिसको रोक सकते, हर एक तक नहीं। अब मैं आपको बताऊँ, आप तो खर्रे की बात कर रहे हैं, आप एमडी की बात करिए, एमडी की। क्या है एमडी और क्या क्या सीन चल रहा है नागपुर में इसका? मॉर्फिन ड्रग्स एमडी है, जो कि ड्रग्स के लिए काम आता है, लेकिन उसको नशे के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, नशे के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसमें भी बड़ी दुख की बात है कि मेरी ही कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा एमडी पेडलर है और सबसे ज़्यादा इसका सेवन करने वाले, नशे करने वाले भी मेरी कम्युनिटी के है ना। लेकिन अब ये लड़कियों में भी फैल गया। क्या बात कर रहे हैं? लड़कियों में फैल लड़कियों में फैल गया? ये माइनर्स में फैल गया। 14 हम्म। साल 12 साल के बच्चों से ये काम कराया जा रहा है, तो बच्चा भी कभी ना कभी चक्कर देख रहा है। अब जब ये सब चीज़ों को लेकर हम जब डीसीपी सर के पास पहुँचे तो उनने तो एक नई चीज़ बताई। उनने तो 2-3 लड़कियों को पकड़े थे जो पेडलर है, खुद धंधा करती, और उनने हमको ये बताया कि चावल है ना, जो चावल उसको क्रश कर कर इसको मिलाया, जाने वो एमडी को भी नकली कर दिया है। उसमें जो आती थी क्रोसिन करके टैबलेट आती थी, उसका पाउडर मिलाया जा रहा है, उसको भी नकली कर दिया। तो इस पे तो अपने खुद सीपी ने बहुत इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए पूरी एक मुहिम कॉपरेशन चला रहे। तो इसमें हम लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत दुख है यार, हम खुद नहीं जान सकते कि मेरे घर में 14-15 मेरे कज़िन ब्रदर है, तो कौन सा लड़के ने कभी ना कभी कोई ना कोई नशा कर रहा हूँ, किस किस को देखेंगे बताओ। तो हमको खुद बहुत दुख है। कोई भी कम्युनिटी का रहे, जवान लड़का रहे, किसी का तो बेटा है, किसी का तो भाई है, तो ये ना फैले, इसको रोकने के लिए एक मुहिम चालू है। वो मेरी कम्युनिटी रहे, सभी कम्युनिटी में 15 से 18 साल के बच्चे गुजर रहे हैं। और आप जाएंगे धर्मपेट जैसे एरिए में जो क्लब्स है, क्लब में सबसे ज़्यादा 15-18 साल के लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं यार, है कि नहीं? अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की को नशा कराकर उसका रेप करे, ये भी नागपुर का ही है ना। तो इस पे क्यों नहीं बंदिश हो रही है? बड़े बड़े क्लबों को क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? इसके क्लब लिए में तो 18+ ही एक्सेप्टेड है, मतलब बाय लॉ तो 18+ ही आना चाहिए।
लेकिन आते कोई भी एज के हैं। तो 18 प्लस नशे कर सकता है क्या? नहीं, नशे नहीं कर सकता। नशे के बाद एक हॉस्टलाइट लड़की को नशे करवा कर नहीं, उसके साथ आई थिंक 18 भी नहीं, 21 साल की उम्र है। 21 साल है बोलने की उम्र। बोलने की उम्र है। वहाँ पे बोर्ड भी लगा रहता है हर क्लब के बाहर दरवाजे पे कि यहाँ पे 21 साल से नीचे को अलाउड नहीं है वो करके। बोलने की उम्र है। और मैं बताऊँ कि जो क्लब में जा रहे हैं, अच्छे घर के लड़के रहे, ये मिडिल क्लास फैमिली के रहे, वो सिर्फ एक नशा नहीं कर रहे, वो अनेक नशे कर रहे। वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, वो ड्रग्स भी ले रहे हैं, और भी क्या लेवल है, हैश है, वीट है, क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। और वो उनका जाने संतुलन बिगड़ जा रहा है। साथ में वो लड़कियों को भी करवा रहे हैं, फिर उनके साथ बहुत सी वैसी वारदातें हो रही है। भाई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पकड़ने के लिए जीपीएस लगाया, ये भी तो वारदात हुई ना नागपुर में। क्या हुआ था? आपने न्यूज़ पढ़े होंगे शायद। नहीं, न्यूज़ ही मैं पढ़ा आम था। जनता हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आप बताओ। मैंने भी न्यूज़ ही पढ़ा था। क्या हुआ था? तो वो बंदे का नाम तो हिडन किया था, लेकिन अच्छा बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी वाइफ उसको नींद की गोलियां दे देती थी रोज़, और रोज़ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशियाँ कर रही थी बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में। रोज़ क्लब जाती थी, वहाँ से जाकर अय्याशियाँ करते थे, फिर आ जाते थे। तो ये उसने कई महीने चला। तो उसकी जो बच्ची थी, शायद उसने अपने पापा को एक दिन बताई। उसके पापा ने उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा दिया अपने वाइफ के। उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ के गाड़ी में जीपीएस लगा दिया। जिस दिन गई उस दिन उसने वो पिया नहीं जो भी उसको देती थी। जिस दिन गई उसने रंगे हाथ जीपीएस से जाकर होटल में रूम में पकड़ लिया। तो ये भी तो हो रहा है। ये लेवल इतना बढ़ गया है कि बता नहीं सकते। और ये तो हाई सोसाइटी का है, हम तो नीचे की बात कर रहे हैं। तो हाई सोसाइटी में भी ये हो रहा है। तो बुराई हर जगह फैल रही बुराई है। हर जगह फैली है, और उसको एकदम से नहीं ख़त्म किया जा सकता। ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए पूरी एक प्री प्लानिंग लगेंगी। ये पूरा ऊपर से प्रशासन का भी काम है कि कैसा रोका जाए इसको, एकदम इनिशिएटिव लो। जैसे अभी है बहुत से लीडर्स है नए नए जो इस पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बीजेपी के जैसे प्रवीण डटके, उनने भी बीच में असेंबली में बोले थे खर्रा और इसको लेकर। तो सभी हर लोगों को हर्ट हो रहा है यार। मैं तो क्या बताऊँ आपको, क्या लेवल पे होता है वो माउथ कैंसर। आखिर ही इसका लेवल क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बंदे के मुंह से, जिस्म से इंसेक्ट, कीड़े निकल रहे 60 70 क्या लेवल हो जा रहा है। तो जो बेच रहा है उसने भी समझना चाहिए, और जो खा रहा है उसने भी समझना चाहिए। अपन तो एक लेवल तक समझा सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो वही है। किस वजह से हो रहा है? सेंटेड टोबैको की वजह से। मुझे लगता है कि सैंडेड टोबैको रहता है और कुछ सुपारी रहती है जिससे कुछ कट पड़ जाता है और वो दिमाग में नहीं आता, या कोई सुपारी चुभ जाती है। और जैसे कि मैंने सुना है बहुत से जो लड़के हैं वो रात में खाते हैं और रात भर उनके मुंह में रहता है खर्रा, बाप रे, और सुबह उठकर उसको फेंकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच हाँ में? हाँ हाँ, है, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि यहाँ खर्रा है, यहाँ से चाय पीते हैं, यहाँ से जूस पीते हैं, ऐसे भी लोग हैं। दोनों प्रकार के क्या बात कर रहे अरे है भाई क्योंकि मैं तो ऐसी जगह रह रहा हूँ कि आजू बाजू से बस खर्रे खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ ना, देख रहा हूँ। तो प्रशासन ही इसको बड़े लेवल पे रोक सकती है, क्योंकि यार हुकूमत सब कर सकती है। एक दिन में नोट बदल सकती है, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है ना। एक दिन में 1000 का गायब कर देती है, फिर 2000 का गायब कर देती है, कुछ भी हो सकता है। इस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, तभी तो लोग नशे से हटेंगे, ये सब चीज़ों से हटेंगे। प्राइमरी मुद्दे क्या है आपके? मुद्दों की फेयर लिस्ट है, बताइए। बहुत फेयर लिस्ट है। 5। यार देखिए, एक आम आदमी का क्या रहता है, फूड क्लोथ शेल्टर है ना। फूड का कहाँ से आएगा उसके पास? काम धंधा करेगा तो आएगा। काम धंधा करेगा। काम धंधा कैसा करेगा?
पढ़ेगा लिखेगा तो काम करेगा, कमाएगा, तभी तो अपने घर वालों को पालेगा, फिर शेल्टर की तरफ जाएगा। तो बस बेसिक यही चीज़ को देखकर वो मेरे प्राइमरी मुद्दे हैं कि मैं कैसा वर्क कर सकता हूँ किसी के एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी के एजुकेशन के लिए। मेडिकल फील्ड जाने में बताऊँ, मेरे पास कभी भी एनी टाइम ब्लड अवेलेबल रहता है गवर्नमेंट का, मैं आपको बता दूँ। मैं हमेशा कैंप लेता हूँ, ब्लड कैंप, तो मुझे कार्ड मिलता है मेयो हॉस्पिटल से, IGGMC से, जो जब कोई ज़रूरतमंद रहता है उसको मैं देता हूँ तो फ्री में ब्लड मिलता है। उसकी वैलिडिटी रहती है 2 ईयर की। तो मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ यार कैंप है ब्लड दे, वो नहीं देता है, और उसी को ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है तो उसको भी मैं देता हूँ। ये सब चीज़ों पे यार पहले तो बेसिक काम करना है, ये कैसा हटाया जाए। एक जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको जब उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ज़रूरतें पड़ती है, वो सब चीज़ें कैसा एक नीचे तबके का आदमी समझे। यानी आज ये भी है कि आज हमारी कौम इतनी पिछड़ी है कि अभी भी डाउरी वाली चीज़ें हो रही है, अभी भी लड़कियां फांसी लगा रही है। और मैं तो आपको ये चीज़ सिस्टम में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि अभी सबसे ज़्यादा लड़के फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। लड़कियां फांसी लगा रही है, ठीक है, तो पहले से चल रहा है, इस पे भी अपन काम करते हैं, मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लड़के इतने फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं शादी के बाद, और उनको इस कदर का ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन लड़का किसके पास जाएगा यार, लड़का तो बोल नहीं पा रहा है। ये आप बोल रहे हो कि हमारी सोसाइटी में हो रहा है, ये भी चीज़ क्या दिक्कत है ये? मतलब कोई इंसिडेंट जो आपने देखा हो? भाई ऐसा इंसिडेंट है कि 2 बच्चे हो गए उसको, 1 बच्चे हो गए उसकी वाइफ को, और उसका एक और बॉयफ्रेंड है। लड़का कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो पैसे वाला है, वो थोड़ा बदमाश टाइप है। वो लड़का छोड़ भी नहीं पा रहा है उसको, लड़की उसको इतना दबा रही। तो ऐसा आदमी तो फ्रस्ट्रेट होकर नशे से लग जा रहा है। लड़कों के साथ भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक ऐसा बेंच बनाना चाहिए जहाँ लड़के के लिए भी, लड़का भी, जैसे इनको लोग लड़कियों के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है, महिलाओं का एक वो है ना, उनको जाकर वैसे एक लड़कों का भी होना चाहिए, महिला आयोग जैसा महिला आयोग है ना, वैसा लड़कों का होना चाहिए, पुरुष आयोग, जो सिर्फ इस पर काम करना चाहिए कि वो लड़की से कितना फ्रस्ट्रेट है, कि वो क्या हो रहा है, शादी कर रहा है, 1 महीना 25 दिन अच्छा रह रहा है, फिर वो उसकी इंस्टाग्राम पे, यानी वो खुद एक CBI ऑफिसर बन जा रहा है, दिन भर अपनी वाइफ के पीछे दौड़ रहा है, उसका मोबाइल चेक करने, उसका डाटा निकाल रहा है। जब लड़की शादी हो, क्या बात कर रहे हो? मतलब लड़कियों के साथ एक तरीके का शादी कर रहे हैं, उसके बाद में चालू हो जा रहा है, इंस्टा दिखा, फेसबुक दिखा, व्हाट्सएप दिखा। नहीं, लड़कियों के साथ शुरू नहीं हो रहा है, लड़कियां जो चैटिंग में दिन भर बिजी रह रही है। हाँ, ये दोनों चीज़ होती है। हाँ। लड़का खराब रहता है, ठीक है, वो खुलकर आ जाता है, लड़की बताती है हम जैसे लोगों को, हम ही प्रकरण दर्ज करवाते हैं और लड़के को अंदर करवाते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी लड़का है ना कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ भी गलत हो रहा है ना बॉस, उसके सामने उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड उसको लेकर जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो वो क्या करेगा? वो जब चैटिंग का पूछ रहा है तो उसको बोला जा रहा है कि ये दबाव डाल रहा है। वो पूछ रहा है तू मोबाइल में क्या कर रही है दिन भर रात भर बात कर, तो बोले कि दबाव डाल रहे। जब वो पूरा डाटा ला जा रहा है तो लड़की है माफ़ी मांग रही, ख़त्म हो जा रहा। वो लड़के के केस में नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी लड़कों के लिए एक बेंच बनना चाहिए जहाँ काउंसलिंग होना चाहिए। होती है काउंसलिंग भी होती है। क्या है नागपुर की राजनीति? फ़िलहाल में तो NMC आने वाला है, उसकी की तैयारी चालू है, और मुझे भरोसा है मेरे कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट आमदार विकास ठाकरे जी पे, क्योंकि उनके साथ जितने भी युवा जुड़े हैं और वो खुद एक एक को परख कर निकालते हैं, तो अच्छे लोगों को टिकट जाएंगी। NMC में हम लोग बैठेंगे, कुछ अच्छा आएगा, नया चेंज आएगा। क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी बैठी है, फिर 3 साल तो ऐसे ही गुजर गए विदाउट कॉरपोरेटर के, विदाउट मेयर के। तो अब चेंज होना चाहिए, चेंज मांगता है। और यश गौरखेड़े की नई पार्टी जन बदलाव,
क्या सोचते हो आप? कौन यश गोरखड़े? यश गौरखेड़े, जिन्होंने जन बदलाव पार्टी चालू की है। अच्छा, हाँ ठीक है, वो काम कर रहा है, करने दो, उसका लेवल अलग है, अपने लेवल अलग है। अभी रिसेंटली पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे यश गौरखेड़े, मारे थे उसको किसी ने। मारे थे करके। हाँ वो एक्चुअली पता नहीं, उसमें शायद उनने विकास ठाकरे जी का नाम लिए है, लेकिन मैं पर्सनली वो बंदे को जानता हूँ जिसने उसको मारा है। उससे मैंने फ़ोन कर कर पूछा तो उसने बोला मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें दूर दूर तक विकास ठाकरे जी का, विकास बहू का कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसको ऐसा मूवमेंट बनाया गया कि उसको विकास ठाकरे जी ने किडनैप करवाया और विकास बहू ने मारने लगाया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेबुनियाद चीज़ है। लेकिन इलेक्शन से पहले यश गौरखेड़े के साथ ये होना, मतलब जो भी जिसने भी किया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से एसोसिएटेड है। हाँ है, कांग्रेस का ही है। तो ये जो हरकत जो भी हुई है, ये इलेक्शन से पहले करना सही है? मुझे बताइए, पर्सनल यश गोरखेड़े ने उसको गाली बका होगा या जो भी करा होगा, तो वहाँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा एनएमसी के इलेक्शंस है, इसकी माँ को गाली बक दिया होगा, उसकी बहन को गाली बक दिया होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसने क्या किया और क्या नहीं, उनका यश मैटर गौरखेड़े है। ने स्टेटमेंट दिया था पुलिस हाँ, स्टेशन में क्या? कि मैं खोखा कैफ़े पे गया हुआ था, हाँ। वहाँ पे मैं पानी की बोतल लेने के लिए गाड़ी से उतरा, तो इनकी गाड़ी आई और इनमें से एक को मैं जानता था, जिसके बोलने पे मैं गाड़ी में बैठा बात करने के लिए। उसके बाद वो प्रकरण हुआ जिसमें हाथापाई हुई, इनको पीछे से किसी ने पकड़ के रखा था और वो हुआ, और उसके बाद में दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं। ये एक समरी शॉर्ट में बता रहा मैं, इसमें बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने डिटेल्ड एफआईआर में लॉन्च करने की कोशिश की थी। एफआईआर हुआ नहीं शायद। एफआईआर हुआ नहीं। उसको मार भी तो नहीं लगा? कहाँ लगा मार? जब मेडिकल हुआ था, जब मेयो हॉस्पिटल में, तो मैं गया था वहाँ पे। अच्छा। तो उनका शर्ट वगैरह फटा हुआ था और नाक पे इंजरी थी, चेस्ट पे, नेक पे इंजरी थी और क्लियर कट इंजरीज दिख रही थी। उनने फिर ऊपर जाना था ऑफिसर्स के पास। देखिए नहीं, मेरा सवाल ये है, यश गोरखेड़े जो भी काम कर रहा है उसको मारे, कंप्लेन लॉन्च होना चाहिए था। जैसे मेरे साथ खुदा ना खास्ता कभी ऐसा प्रकरण हो जाए, कुछ लोग आ जाए कार में मेरे को मारे, तो पहले तो मैं पुलिस ऑफिसर के पास ही जाऊंगा, है ना, और बाद में मैं दूसरा उसको ढूंढूंगा जिसने मारा और जो भी है, और मैं हकीकत बताऊंगा क्या है। मैं उसमें कोई एक बड़ा नाम इन्वॉल्व कर कर उसको प्रोपेगेंडा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उसको लगा यहाँ मार लगा, चिट्ठी दिख रही थी, 2 दिन बाद जब उसने पार्टी का इनॉग्रेशन करा तो कुछ भी नहीं है उसके नाक पे, नहीं दिख रही मेरे को वहाँ पे कुछ भी। जिसने मारे, इंजरी तो मैंने देखा, खून तो मैंने देखा है यहाँ का। हाँ, जिसने उसको मारा है यश गोरखेड़े को, उसका बोलना है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो पर्सनल को वो पॉलिटिकल नहीं लेकर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मेरा ये बोलना है। मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा नाम आ जाए तो उससे फेम मिल जाए या सिंपैथी मिल जाए, तो ये बहुत बैड पब्लिसिटी है मेरे हिसाब से। आप MIM पार्टी के बारे में क्या सोचते हो? MIM पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? MIM पार्टी ठीक है, जहाँ वर्क कर रही है अच्छी है, हैदराबाद में जहाँ काम कर रही है ठीक है वहाँ के लिए, लेकिन हर जगह MIM नहीं चलती है ना। नागपुर में MIM का क्या रोल है? नागपुर में NMC में कंटेस्ट करेंगे, वो लोग करते हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए। और जैसे पर्सनल लेवल पे मैं भी जानता हूँ, तो हम लोगों की ऐसी बात हुई है कि भाई जहाँ उनको लगेगा कि वो जीत सकते वहीं से लड़ेंगे, उन लोगों का ये बोलना है। तो ये एक अच्छी सोच है, और हर एक पार्टी को अधिकार है यार, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला और किसी पे क्लेम करने वाला कि B पार्टी है, A पार्टी है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। क्यों, शिवसेना कौन सी पार्टी है? A पार्टी है। अभी एक और शिवसेना बन गई, वो A पार्टी है। राका कौन है? C पार्टी है। अभी ये जो जन बदलाव जो बोल रहे हैं आप, वो कौन से D पार्टी है ना। तो किसी को भी अधिकार है, वो लड़ सकते हैं। हाँ, एक प्लेटफॉर्म ऐसा आता है कि भाई आप यहाँ से जीत नहीं सकते, तो यहाँ ऐसा होगा कि आपके वोट और मेरे वोट लेने से कोई तीसरा जीत जाएगा, तो ऐसा होता है। और उन लोग ये सब चीज़ों पे मानने को तैयार है, और वो खुद एजुकेटेड लोग हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हम हर जगह लड़ाएंगे नहीं,
जहाँ हमको लगा हम लोग जीत सकते हैं, हमारा कैंडिडेट ठीक है, तो लड़ाएंगे। मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात मैं नहीं कर सकता। नागपुर में आपके बीजेपी के साथ कैसे संबंध है? मेरे सबके साथ संबंध है। जो मेरा दोस्त है, पॉलिटिकल एक अलग है, नॉन पॉलिटिकल एक अलग है। अभी मैं आ रहा था तो एकदम एमएलए परवीन डटके जी के एकदम खास है, सचिन भाऊ कर उनका फ़ोन आया। वो पॉलिटिकल फ़ोन नहीं है ना, ठीक है, वो बीजेपी में, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन हमारी जान पहचान है, और भी काम रहते हैं, और भी ऐसे भी दोस्त हैं मेरे बीजेपी में जो मेरे को मुद्दा देते हैं बीजेपी के खिलाफ। उनको लगता है कि वो बीजेपी में रहकर नहीं कर सकते वो चीज़, तो मेरे को ही बता देते। तो कैसा है, वो तो सबसे हो सकता है। इंसान का सोच क्या है, इंसान की। बजरंग दल नागपुर में कैसा काम कर रहा है? नहीं, उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, बजरंग दल से। बजरंग दल से कोई कांटेक्ट नहीं है, और वो काम कर रहे, फेम के लिए काम करते हैं वो लोग, और उनकी मानसिकता अलग है। क्या मानसिकता है उनकी? वो तो वही तो लोग बोलते हैं ना, मुसलमान सब जिहादी है। वही लोग बोलते हैं ना, मुसलमान सब जिहादी है और मुसलमान आतंकवादी है, सबको इन्वॉल्व करते हैं ना वो लोग, जबकि उनका अधिकार नहीं है ये सब चीज़ों पे। उनको बैकअप मिल रहा है कहीं ना कहीं से, तो उन लोग इतना उछल रहे हैं और इतना बोल रहे हैं। सही है। आपका कॉलेज कहाँ से हुआ बोले आपने? मेरा कॉलेज त्रिपुरा से हुआ, फिर MBA रायसोनी हुआ, अभी मेरा लॉ सेंट्रल इंडिया से है, फाइनल ईयर। अच्छा, तो क्या प्लान है आपका? लॉ क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे ही मतलब, या कुछ इंटरेस्ट था? ठीक है, मेरा लॉ में इंटरेस्ट तो था बड़ा, ये सब चीज़ों को पॉलिटिक्स में आकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को इससे भी फ़ायदा पहुंचा दूं, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा विजन है, जैसा मेरे को स्टैंड होना है, तो उस हिसाब से मुझे खुद पे भी वर्क करना ज़रूरी है ना। इसीलिए लॉ खुद के लिए भी, लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। जो आम हिंदू, आम मुसलमान और आम नागरिक इस शहर का आपको इस वक्त देख रहा है, वो उसको वसीम खान कौन है उसके लिए? मतलब क्या है वसीम खान? उसके लिए वसीम खान एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो समाज के लिए काम करता है, जो यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बच्चों के मुद्दे उठाकर रखता है वाइस चांसलर के पास और उसको सॉल्व कर देता है। जो एक बहन एक घर में जो इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करती है कि मेरे साथ बहुत मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, वो उनके घर के लोगों को बिठाकर, समझाकर, डराकर, धमकाकर, पुलिस स्टेशन ले जाकर उस बहन को सपोर्ट कर सकता है, वो है वसीम खान। जो एक हैंडीकैप कपल का 1 महीने के बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसको रुकाने की कोशिश करता है, वो है वसीम खान। जो किसी के बच्चे को कहीं कैंसर हुआ है, कोई गांव खेड़ों से कॉल आता है, उनको कैसे NGO तक मिलाना, उनकी हेल्प करवाना, वो है वसीम खान। आधी रात में किसी का फ़ोन उठा ले, वो है वसीम खान। तो मैं तो ऐसे काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, और अल्लाह मुझे यही काम के लिए अगर सेलेक्ट किया है तो मैं करते रहूँगा इंशाल्लाह। सही है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी धर्म का इंसान हो, आपको कॉल करे? कोई भी, अरे करते हैं भाई, मेरे बहुत दोस्त हिंदू, ऐसा थोड़ी ना है, सभी है, हम लोगों का ऐसा कुछ है नहीं। और कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है, हिंदू मुस्लिम ये कांग्रेस में नहीं चलता है। कांग्रेस में सब मज़हब एक जैसे है, सेक्युलर पार्टी है, हर चीज़ पे काम करती है। मुझे इतनी छूट दी है ना, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे इतनी छूट है ना, मैं तो मुस्लिम के भी मुद्दे उठा रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट के भी मुद्दे उठा रहा हूँ, मैं हमारे सिख भाइयों की भी मुद्दे उठा रहा हूँ। मुझे तो है, मैं पूछता हूँ तो मुझे बोलते करो बिल्कुल। प्यारे खान के साथ आपके कैसे मतलब कांटेक्ट है? हाँ, उनसे भी सलाम दुआ है मेरा। तो वो कैसे लगता है आपको? वो कैसे लगते हैं जाने, एज अ मैन या एज अ उनका जो एज अ कैंडिडेट, मतलब जो भी है वो, उनका जो भी पर्सनालिटी है आज। जितना मेरी उनसे मुलाकात है, वो उनका पॉलिटिकल कुछ नहीं है। पॉलिटिकल कुछ नहीं, वो कल इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे? नहीं, उनका खुद जितना मैं जाना हूँ उनको, वो पॉलिटिक्स में जाने आना नहीं चाहते ऐसे वाली। और आयोग जो उनको एक मिला है, उससे वो अच्छे काम कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छे है, और कुछ बुरे काम अगर से कर दिए होंगे तो मेरे लिए बुरे है।
अभी हाल फिलहाल में तो अच्छे काम किए उनने। और ऐसे बहुत से जो मुद्दे रहते हैं कभी कभी मेरे पास जब आते हैं, जैसे एक कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को गवर्नमेंट स्कूल में लगाने के लिए, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के अंडर आती है, स्कूल में लगाने के लिए 25 लाख दे देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, ऑफ़र लेटर नहीं आता है, 1.5 साल जॉब करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है, तो उसमें मैं उनको भी कॉल करता हूँ। तो मदद करते हो? हाँ, कम से कम इतना तो मुझे दिमाग दे देते हैं कि भाई यहाँ नहीं वहाँ कर सकते हो आप। किया हूँ मैंने, 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए, उनको कॉल किया हूँ। तो वो जो उनको जो आयोग मिला है, उस आयोग के तहत मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटी के लिए सही में कुछ काम करते हो? देखो, उनका जो तरीका है काम करने का वो एक अलग है, उस पर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एजुकेशन फील्ड में जो कर रहे हैं और जो उनने किए ठीक है, लेकिन पूरी उर्दू स्कूल बंद हो जाएंगी उनके करने से तो वो गलत है। लेकिन जो ठीक है, उनको लगा जहाँ गलत हो रहा है और उनने बिठाए वहाँ पे कमेटी और वहाँ पे उनने ऑब्जेक्शन लिए, वो ठीक है। अपने पावर का उसने यूज़ किया तो ठीक है, मिस यूज़ किया तो गलत है, कोई भी रहे वो। ताजबाग की हालत सुधरी है इनके आने के बाद? देखो, ताजबाग जो है वो तो वो चेयरमैन है ना वहाँ के? नहीं, वो हज़रत बाबा ताजुद्दीन की ज़मीन है, ये नागपुर ही पूरा। तो वहाँ का आलम तो ये है कि वहाँ का एक बहुत पुराना एक वो है, स्लैंग है, कोटा है कि बाबा ताज का डंडा आधा गरम आधा ठंडा। तो जब तक ठंडा रहता ठीक है, चलते रहता। जैसा गरम होता तो ऐसे प्यारे खान जैसे लोग आ जाते, या फिर जैसे खोपड़े सर आए थे वैसे लोग आ जाते और कार्रवाई शुरू हो जाती है। जो गलत करेगा, वो तो पवित्र भूमि है ना यार, वो तो जो गलत करेगा, जो नाइंसाफ़ करेगा, तो उनका इंसाफ तो वहीं तुरंत हो जाता है, थोड़े दिन में होता है, हो जाता है। ठीक है, उनने यानी कि ये हॉस्पिटल का कुछ लाए है, उनकी है सोच, अगर कौम के लिए अच्छी सोच है तो अच्छा है। शेख हुसैन जी के बारे में? उनका कार्यकाल कुछ और गुजरा, उस पर मैं उस टाइम पे आप नहीं थे एक्टिव? नहीं, उनके पहले तो मेरे चाचे ही थे, तो मुझे पता है उनका भी ठीक है, सबके ठीक गुजरे अपने अपने पीरियड। लेकिन ये जो आए तो उनका एक अलग ऑरा हो गया, अलग लेवल हो गया, क्योंकि इसलिए भी हुआ क्योंकि एक बिजनेसमैन थे, अचानक लैंड हुए ये, है ना। और इनकी एक पहले वो बन गई थी, ऑक्सीजन मैन कर छवि बन गई थी। फिर इनके गडकरी साहब से बहुत अच्छे रिलेशन है, इनके सीएम से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो इनका एक अलग वो हो गया। पहले भी रहे, अनीस अहमद जी भी रहे, गनी खान रहे, शेख हुसैन रहे, बहुत लोग रहे, उनने काम करे होंगे तो उसको इतनी बूम नहीं मिली। ये जिसने गलत करा होगा उसको, अब इनने किए हैं तो इनकी प्रशंसा हो रही है कहीं, और जिसके साथ गलत किए हैं वो। ताजबाग वाले खुश हैं इनके साथ? ताजबाग की आम जनता जो है, जिनके घर नहीं छीने होंगे, घर नहीं गए होंगे, वो खुश है। और जो घर थे जिनके बाबा के इसमें जो 84 एकड़ में, उनके हट गए तो वो ना खुश है। देखो यार, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ के है। वो खुद एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए, उनको खुद को पता है ना। और कुछ गलत हुआ, चाहे उनने करे, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाने के लिए वसीम खान रेडी है। आप ताजबाग में वो जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, सराय। उसके सराय, उसके पीछे में जो वॉशरूम है वो रात में हो जाता है बंद, ठीक है। एक वॉशरूम चालू रहता है। हाँ, जो बंद होता है, जो चालू रहता है वो फीमेल साइड का चालू रह जाता है, जो बंद हो जाता है वो मेल साइड का बंद हो जाता है। तो उसके बाद यूरिनल भी चालू नहीं है। तो जो पब्लिक आ रही है वहाँ पे, रात में पब्लिक क्यों आ रही ताजबाग में? ताजबाग तो वो जगह है ना जहाँ पे ट्रेन से जो उतरा है वो रात में। तो अब देखो ना, मैं ताजुद्दीन बाबा का आपको बताता हूँ, मेरे कई पहचान वाले ऐसे लोग हैं जो हैदराबाद से चढ़ते हैं, नागपुर रेलवे स्टेशन उतरते हैं, फिर वहाँ से उनकी वो श्रद्धा है, वो वहाँ से पैदल आते हैं, डायरेक्ट पैदल ताजबाग तक पैदल आते हैं, वहाँ रुकते हैं, पहुँचते हैं। अब देखो, हर तबके का आदमी आता है, जिसके पास पैसा है वो और बढ़ाने के लिए आता है, और जिसके पास नहीं है वो थोड़ा बहुत अपनी लाइफ सुधारने के लिए आता है। मैंने वहाँ पे देखा है, लोग को वॉशरूम नहीं रहने की वजह से वो लोगों ने वहाँ पे पूरा बाहर करना चालू कर दिया, ठीक है। ये सफाई का एक काम चालू हो जाता है, वो अलग है, लेकिन जो वहाँ पे पूरी, वो ताजुद्दीन बाबा की ज़मीन है,
वहाँ पे जिस तरीके की हालत है वो पीछे वाले हिस्से में, वो उस जगह को सूट नहीं करती है। नहीं वो तो मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूँ तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो जो वॉशरूम है ना उसको या तो आप खुलवाओ कि वो रात में भी चालू रहे और लोगों को सर्विस मिले। वॉशरूम जैसी चीज़ के लिए भी अगर आप सर्विस नहीं दोगे तो कैसा? मैं आपको बता दूं, आप बहुत सही बात कर रहे हो, लेकिन ये ज़्यादातर होता है उर्स के टाइम। नहीं, मैं अभी की बात, उर्स में तो होता ही, उर्स में तो डबल ट्रिपल हो जाता है, इस वक्त भी चालू है। अभी मैं खुद एक जाने जैसे मस्जिद के पास एक और वॉशरूम है, तो मैं वहाँ से जब गुजरा तो वहाँ पे एक गडर था जिसका ढक्कन ऐसा है कि कोई भारी आदमी आ जाए तो वो अंदर हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका अपने को तो कंप्लेन करना पड़ेगा। और आप जैसा बोल रहे हो तो मैं कंप्लेन करूँगा। बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो देखो, एक तो आप मोमिनपुरा में वॉशरूम, फीमेल वॉशरूम के लिए आप कुछ करो, बहुत करूँगा उसके लिए। ताजबाग में जो वॉशरूम बना है वो रात में चालू रहे, और उसके लिए आप जितना खर्चा उसको सफाई के लिए कर रहे हो ना, जो अगले दिन वहाँ पे पूरा गंदगी हो जाती है, उसको सफाई करना पड़ता है, वो अगर आप रात भर 24 घंटे चालू रख दो तो यार यूरिनल तो बेसिक राइट है, नहीं रहेगा तो लोग बाहर करेंगे। और आज अगर 2025 के नागपुर शहर में एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेस जहाँ पे ट्रस्ट बॉडी है जिनके अंडर में वॉशरूम को बनाना और उसको सफाई करना उनके अंडर में आता है, अगर वहाँ पे रात को वॉशरूम बंद रह रहा है तो हम फिर कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? इसकी कंप्लेन करना पड़ेगा और करेंगे भी अपन, अपने को कोई डर नहीं है, अपन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल मैं इसकी उनको कंप्लेन करूंगा। और रही मोमिनपुरे की बात, वो तो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के बाद ही मुझे लगता है कि वो पॉसिबल है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जगह अपने को बताना पड़ेगा, हर चीज़ें करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात लगी आपसे करके, मज़ा आया और काफ़ी सारी मुद्दों को अपन ने बात की। एक तो नागपुर शहर में जो मुसलमानों को लेके एक पर्सपेक्टिव है या इंडिया में है उसके बारे में हमने बात की, और जो मुसलमान इलाकों में एट द एंड में आपको ये भी बोलूँगा कि नागपुर जो है वो हज़रत बाबा ताजुद्दीन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राष्ट्र टुकड़ोजी महाराज की भूमि है, ज़मीन है। और यहाँ का ये भी आलम है कि जब रामनवमी होती है तो मुसलमान लोग उसका सत्कार करते हैं, और जब ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है तो रामनवमी के जो राम मंदिर के जो लोग हैं उसका सत्कार करते हैं। तो ये एक बहुत घुल मिलकर रहने वाली जगह है। कभी हमने सुने नहीं थे यहाँ आपस में दंगे भी हो सकते हैं, जो कि हो गए। कुछ लोग यहाँ भी ख़राब रहते, वहाँ भी ख़राब रहते। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बोलूँगा कि हिंदू मुसलमान बाद में बनो, पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ, फिर आप कोई भी मज़हब को फॉलो करो। कोई मज़हब नहीं सिखाता है कि दूसरे के भगवान को या दूसरे के खुदा को गलत बोलो, दूसरे के मज़हब को गलत बोलो, या दूसरे के मज़हब के बारे में कुछ ऐसा प्रोपोगंडा बनाओ कि सारा जहां समझे कि ये गलत है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये थे मिस्टर वसीम खान, कांग्रेस के एक युवा चेहरा, अभी आने वाले इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले हैं। तो मुझे इनसे बात करके ये तो लगा है कि ये एक बहुत अच्छे उम्मीदवार है और एक अच्छे कैंडिडेट बनेंगे। तो इनको बिल्कुल भारी मतों से इनके इलाके में जहाँ भी ये खड़े रहते हैं इनको आप जिताइए। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू मिस्टर वसीम खान।